नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं इस वक्त टीवी टुडे नेटवर्क के साथ हूं। आज तक का डिजिटल प्लेटफॉर्म है न्यूज तक। एबीपी न्यूज में मैं यात्रा कर रही हूं दिल्ली से भोपाल की। त्वरित गति से देखिए समाचार का नया अंदाज मेरे यानी श्रेया बहुगुणा के साथ। शोपियां में पुलिस फायरिंग में ढेर 20 साल का आतंकी शाहिद शोपियां का रहने वाला था। उत्तर प्रदेश के अब मुख्यमंत्री होंगे योगी आदित्यनाथ। जहां उनके रूट्स हैं उत्तराखंड के पंचूर गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। कूटनीतिक दुनिया में छोटे छोटे संकेतों का भी बड़ा मतलब निकाला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनु पवार। ये जो झलकियां मैंने अभी आपको दिखाई, इस चेहरे को शायद आप जरूर जानते होंगे। ये श्रेया बहुगुणा हैं। आपने इनको टीवी न्यूज चैनल पर देखा होगा। ये टीवी रिपोर्टर रही हैं, न्यूज एंकर रही हैं, और सबसे खास बात ये है कि ये अपने बाढ़ की हैं, मतलब उत्तराखंड की हैं। एक समय श्रेया बहुगुणा सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहा करती थीं, लेकिन लंबे समय से वो गायब दिख रही हैं। उनके फॉलोअर्स भी उनको खोज रहे होंगे कि एक समय टीवी न्यूज पर छाई रहने वाली ये प्रतिभाशाली लड़की आखिर चली कहां गई। तो दोस्तों, फॉर्मर न्यूज एंकर रिपोर्टर श्रेया बहुगुणा को मैंने ढूंढ निकाला है। वो आजकल कहां हैं, क्या कर रही हैं, टीवी न्यूज चैनल को उन्होंने क्यों छोड़ दिया, क्या उनका टीवी स्क्रीन से मोह भंग हो गया, ये सारे सीक्रेट्स मैं नहीं बताऊंगा, श्रेया बहुगुणा खुद बताएंगी। लेकिन एक बात जरूर है, श्रेया बहुगुणा की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये समझने जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। पहाड़ की लड़की अपनी प्रतिभा, अपनी मेधा, अपनी लगन और अपनी मेहनत के दम पर क्या कुछ अचीव कर सकती है, इसके लिए श्रेया बहुगुणा एक केस स्टडी की तरह है। इस समय श्रेया बहुगुणा मेरे साथ जुड़ गई है, और कहां से? लंदन से, ब्रिटेन की राजधानी लंदन। तो श्रेया बहुगुणा, बहुत बहुत स्वागत आपका और शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। पहले ये बताइए, नेशन वांट्स टू नो कि आप गायब कहाँ हो गई और कोटद्वार से वाया दिल्ली सीधे लंदन कैसे पहुंच गई, बताइए श्रेया। सर बहुत बहुत शुक्रिया एक तो मुझे अपने चैनल में बुलाने के लिए, क्योंकि मैं तो आपकी डेली व्यूअर हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पर आके बड़ा मजा आ रहा है। और हाँ, जो नेशन वांट्स टू नो, नेशन तो क्या, दो चार लोग जो पूछ रहे होंगे कि मैं कहाँ गायब हूँ, मुझे लगता है इसकी शुरुआत जो है ना वो 2019 की कहानी से छुपी हुई है। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि 2019 में मैं एंकरिंग ही कर रही थी एबीपी में, और वहां पर किसी रैंडम आदमी ने मुझसे पूछा कि और तुम क्या, मतलब एंकरिंग में क्या क्या होता है। तो उसने मुझसे ऐसे ही पूछा, और हम दोनों जब हमारा पहला कॉन्वर्जेशन जो एंकरिंग को लेकर हुआ वो ये हुआ कि टीवी न्यूज की एंकरिंग को लेकर। उसने कहा कि अच्छा, तो तुम डिजाइनर कपड़े पहनते होंगे ना, और तुम लोग मेकअप करते होंगे ना। और मैं भी उससे सिर्फ मेकअप और डिजाइनर कपड़ों के बारे में, और हम लोग स्क्रीन पे कितने अच्छे लगते हैं, हम सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे थे। तो जब मैं घर आई तो मैंने रियलाइज किया कि हम न्यूज के बारे में बात नहीं कर रहे थे। हम ये नहीं बात कर रहे थे कि क्या मैं दुनिया बदल सकती हूँ, क्या मैं पत्रकारिता से दुनिया बदल सकते हैं, और ये सब चीजें। और मतलब हमारी जो पूरा डिस्कशन था वो बहुत ही मतलब ऊपर-ऊपर का था। तो मुझे लगा नहीं यार, ये तो नहीं चलेगा, मतलब ऐसे में तो ना मेरा कुछ होगा, और ना मतलब जो मैंने सोचा है वो तो नहीं होगा। तो उसके बाद फिर मैंने डॉयचे वेले है जर्मनी में, जर्मन ब्रॉडकास्टर है, जैसे हमारा दूरदर्शन होता है, बिल्कुल वैसी डॉयचे वेले है। तो मैंने वहाँ के लिए अप्लाई किया था, और रैंडमली उनका कॉल आ गया कि ठीक है, आप 3 महीने के लिए हमारे पास आइए और डिजिटल सीखिए कि डिजिटल मीडिया कैसे काम करता है। तो बस मैंने लपक लिया और मैंने कहा कि भाई ठीक है, मतलब चलो अब चलते हैं। और उसके बाद मुझे लगता है कि 2019-20 में मैं वहां पर रही, और उसके बाद फिर मैं जब वापस आई तो फिर मैं पूरी तरीके से डिजिटल हो गई। और उसके बाद जब मौका आया लंदन आने का, तो फिर मैं लंदन आ गई। तो मुझे लगता है कि यहाँ से आया और वेव्स में चला, और वेव्स में वो लंदन आके मेरी वेव्स जो है अभी फिलहाल लंदन में है। अच्छा, ये बताइए कि आप तो जो है भारत में टीवी न्यूज़ का चेहरा रही हैं, और लंदन में क्या कर रही है? मतलब लंदन के नाम से तो आम भारतीयों को जो याद आता है वो बीबीसी लंदन याद आता है। तो श्रेया हाँ। बहुगुणा लंदन में क्या कर रही है? श्रेया बहुगुणा लंदन में मैंने अभी रिसेंटली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ज्वाइन किया है, जो कि लोगों के लिए रिकॉर्ड्स बनवाते, जो लोग रिकॉर्ड बनाते हैं उनका सपना होता है कि चाहे वो सिंगिंग हो, पुशअप्स हो, और दुनिया में जो रैंडम चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे टेलर स्विफ्ट से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक अलग अलग जगह अलग अलग चीजों में अपने रिकॉर्ड्स बनाते हैं। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाते हैं। दुनिया की मुझे लगता है पहली कंपनी है जो कि इन रिकॉर्ड्स को अपने खाते में रखती है। फैक्ट चेकर टाइप का भी है वो। तो मैं अभी फिलहाल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ काम कर रही हूँ, और हाँ, मजे आ रहे हैं लंदन में।
ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, हम तो बचपन में ना जी की किताबों में बहुत रटा था, बहुत पढ़ा था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। तो वहाँ तो आप काम कर हाँ रही हैं। ये बताइए, मतलब किस तरह का काम होता है? मतलब हम तो जो दर्शक के तौर पे देख रहे हैं या आम व्यूअर जो है, ये जानता है कि बस वहाँ पे रिकॉर्ड को इकट्ठा कर रहे हैं। तो आप लोगों का, श्रेया हम्म। बोगना जो एंकर रही है, जो रिपोर्टर रही है, उनका क्या काम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में? इसके इस मैं ना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में दो चीजें बोलूंगी। पहला तो उनके वर्क कल्चर के बारे में भी मैं एक अपने अपने दर्शकों के बारे में बोलना चाहती हूँ कि जो लोग इंडियन मीडिया में या इंडियन कंपनीज में या इंडिया में एमएनसीज में काम करते हैं, पहले मैं उनको एक शॉकर दे देती हूँ कि यहाँ पर जब समर्स आती हैं, यानी कि अप्रैल से लेकर अगस्त सितंबर का टाइम होता है, तो उसमें सारे एम्प्लॉयज को फ्राइडे को 1 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है। चाहे वो जाना चाहे नहीं जाना चाहे, फ्राइडे को 1 बजे आपको निकल जाना है ऑफिस से। और हाँ, ऑफिस भी नहीं आते, सिर्फ 2 दिन ऑफिस आना है। अगर आपके घर में इमरजेंसी है, आपको अपने देश में जाके काम करना है, कि आप चाहते हो कि 5 हफ्ता 6 हफ्ते में अपने घर पे रहूं, तो आप वहां जाके भी काम कर सकते हो। और उसके ऊपर से मई से लेकर अगस्त सितंबर तक हम सिर्फ 1 बजे तक फ्राइडे को काम करते हैं। तो पहला तो वर्क कल्चर ये है। दूसरा, वर्क कल्चर में बहुत सारी चीजें हैं जो आपके मेंटल हेल्थ को लेकर बात होती है। तीसरी बात, मुझे लगता है कि मुझे जो बहुत ही शॉकर था और मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था, वो था माइक्रो एग्रेशन को लेकर यहाँ बहुत बात होती है। लो हमारे मुझे लगता है कि मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग भी बताइए अगर आप लोगों को माइक्रो एग्रेशन के बारे में पता है। तो माइक्रो एग्रेशन की यहाँ पर बात होती है, एचआर आपको स्पेशली बोलता है अगर आप न्यू एम्प्लॉइज है, कि आपको किसी को देखकर भी ऐसा लगे कि वो आपसे बात करते करते ऊंची आवाज में पहुंच गया है, तो आप इसकी भी शिकायत कीजिए। ये भी माइक्रो एग्रेशन है, ये आपकी मेंटल हेल्थ पे असर डाल सकता है। इसलिए आप प्लीज इसके बारे में भी बात कीजिए कि माइक्रो एग्रेशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आप और मैं बात कर रहे हैं और आप बोले कि मैं इसका सपोर्टर हूँ, और मैं आपको बोलूँ नहीं नहीं आप तो ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, और मैंने अगर अपनी आवाज अपनी पिच भी बढ़ाई है, तो ये भी माइक्रो एग्रेशन है कि मैं आपको दबा रही हूँ, मैं आपको पैट्रोनाइज कर रही हूँ। तो ये भी वहां पर बहुत मतलब इसको लेकर भी बहुत बात होती है कि नहीं नहीं माइक्रो एग्रेशन भी होना चाहिए। तो ये मुझे मतलब बहुत शॉकर है, और मतलब बहुत सारी चीजें मल्टी रेशियल कम्युनिटी के साथ आप डील कर रहे होते हैं, आप उनके कल्चर को जान रहे होते हैं, उनके देश के बारे में जानना चाह रहे होते हैं। तो पहली बात तो ये रही। दूसरी बात जो आपने कहा कि मैं क्या काम करती हूँ, बेसिकली जब हम पत्रकारिता कर रहे होते हैं या फिर जब हम पत्रकारिता में है, तो एसेंशियल जो मुझे लगती है वो चीजें वो होती है, आप पढ़ते हैं, आप रिसर्च करते हैं और आप आइडियाज को क्रिएट करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो मैं बेसिकली एग्जैक्टली यही काम करती हूँ। हमारे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आती हैं, वो चाहती हैं कि हम किसी फील्ड में आइडियाज बनाएं, हम रिकॉर्ड बनाएं, और मैं उनकी मार्केट को रिसर्च करती हूँ और फिर उनको आइडियाज दे सकती हूँ कि आपके हिसाब से आपके लिए कौन से आइडियाज जो होंगे, कंटेंट क्रिएशन बेसिकली। तो मैं उसके लिए काम करती हूँ। तो लेकिन ये है कि काम से ज्यादा वर्क कल्चर जो है, उसको लेकर मुझे बड़ा मजेदार है कि ये सब चीजें देखना कि कितनी छोटी छोटी स्तर पर कितनी छोटी छोटी चीजों को लेकर भी आप बात कर सकते हो, आप बात करते भी हो। श्रेया, मैं तो सुन के बड़ा हैरान हूँ। और मतलब फ्राइडे को लोगों को, कर्मचारियों को घर भेज देते हैं 1 बजे बाद। ऐसा मतलब हम तो जेलस हैं, मतलब हम लोग तो बड़ा जो है ताज्जुब कर रहे हैं। ऐसा वर्क कल्चर तो मतलब इंसान की इतनी कीमत और जीवन की इतनी अहमियत है, तो ये बड़ी बात है। अच्छा, ये जो पूरी बहुत। जर्नी रही श्रेया बहुगुणा, कोटद्वार से आप दिल्ली, दिल्ली से जर्मनी, जर्मनी से दिल्ली, दिल्ली से लंदन, ये जरा डिटेल ही समझाइए कैसे हुआ? मतलब क्या कोटद्वार से कहाँ, दिल्ली, दिल्ली से कहाँ, ये क्या पूरी यात्रा जरा समझाइए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं कोटद्वार से हूँ, और आपने मुझे लगता है कि कुछ कुछ लोगों ने मेरे बारे में कोई एक पता नहीं किसने कुछ तो लिखा है, और उसमें लिखा है कि मैं नागपुर से हूँ। तो बेसिकली मैं नागपुर से नहीं हूँ, मैं कोटद्वार से ही हूँ। और कई लोग क्योंकि मुझसे आके पूछते हैं कि अच्छा हमने तो पढ़ा कि आप नागपुर से हो, आपने नागपुर से पढ़ाई की है। तो नहीं, मैं नागपुर से नहीं हूँ, मैं एक्चुअली नागपुर कभी गई नहीं हूँ, मतलब महाराष्ट्र गई हूँ, पर महाराष्ट्र में नागपुर नहीं गई हूँ। तो मैं कोटद्वार से हूँ, और 12th में मतलब मैं साइंस साइड की हूँ, क्योंकि हम सब साइंस साइड के ही होते हैं 12th तक। तो मतलब मैं साइंस साइड से हूँ, और मतलब मैंने अब हमारे यहाँ उस वक्त AI ट्रिपल होता था, मैंने इंजीनियरिंग का ये फॉर्म होता था, तो इंजीनियरिंग की परीक्षा होती थी। तो वो मैंने दी, और मैंने फिर अपने पापा से कहा कि नहीं, मुझे इंजीनियरिंग तो नहीं पढ़नी है, क्योंकि मैं उसमें तो बहुत ही खराब होंगी, तो इंजीनियरिंग तो मैं नहीं करूंगी। तो उन्होंने कहा फिर क्या करना है? तो मैंने ऐसी अमर उजाला था, और अमर उजाला में मुझे लगता है अभी भी वो आता है, जिसमें वो करियर को लेकर आपको एडवाइस दी जाती है, या करियर के बहुत सारे वो कॉलेजेस वगैरह होते हैं। तो उसमें था कि मास कॉम है, तो मैंने कहा नहीं, मुझे मास कॉम करना है। तो उन्होंने कहा होता क्या है मास कॉम, मुझे कन्विंस तो कर कि मास कॉम में अगर जाएगी तो करेगी क्या।
तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता कि मास कॉम क्या होता है, लेकिन मैं नाचती गाती अच्छा हूँ, मैं डिबेट भी अच्छा करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ इसके लिए, मैं इसी में ही चली जाती हूँ। कोई आइडिया नहीं है, मतलब क्या होगा, मैं 16-17 साल के बच्चों को क्या ही आइडिया होता है। तो मैंने कहा मैं कर लूंगी, मतलब ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर कर ले, और क्या, तेरी जिद है तो हम कर लेते हैं। तो ग्रेजुएशन में गई, और जब आप दिल्ली आते हो और दिल्ली में आपने वो आप किसी छोटे से कॉलेज में पढ़ते हो, तब आपको लगता है कि ओहो हो, दुनिया तो बड़ी, बहुत ही बड़ी है, अब यहाँ पर क्या होगा। फिर मैंने जब अपने ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में आई, तो कुछ कुछ इंटर्नशिप्स की, और फिर मैंने आईएमसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, उसके लिए तैयारी की। 3 महीने मैंने उसके लिए तैयारी की, और मतलब ऊपर वाले की कृपा से और मेरे पापा के हिसाब से धारी माँ की कृपा से मेरा वहाँ पर हो गया। और मैंने वहाँ पर मतलब अपने डिपार्टमेंट में टॉप किया था एंट्रेंस एग्जाम में। तो मुझे 7,500 रुपए, या मुझे याद नहीं कि कितना मिला था, लेकिन मुझे स्कॉलरशिप के लिए पैसे भी मिले थे। तो आईएमसी हुआ, और उसके बाद फिर एबीपी न्यूज़ है, वहाँ पर मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ। और फिर 7 साढ़े 7 साल तक मैंने वहाँ पर मतलब काम किया, एज अ रिपोर्टर बेसिकली काम किया। शुरुआत मैंने क्राइम रिपोर्टर से की, वो स्टिंट बहुत कम था, 1-1.5 साल का था। फिर एजुकेशन किया, और उसके बाद 2015 के आसपास में मैं बिहार गई, बिहार इलेक्शंस के लिए, एंड इट चेंज्ड माय लाइफ। मतलब कि उसके बाद आपको लगता है कि अच्छा, अब आपको पॉलिटिक्स समझ में आती है। तो जो लोग भी मास कॉम में आते हैं, मैं उनको ये बता दूं कि जो आपको एक्चुअली में करना होता है, वो आपको जब आप काम पे आते हो, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा अच्छा, इतनी पढ़ाई भी करनी होती है। क्योंकि सर, आप तो मुझसे बहुत ही पहले से हैं, मतलब मीडिया में, आपको भी पता होगा कि पढ़ाई करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, और बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। ये लोगों को बहुत ही लेट समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि मेरे उसमें भी यही था कि जब मैं आईएमसी आई, वो मेरे लिए बहुत गेम चेंजर था, कि मुझे लगा अच्छा अच्छा, पढ़ाई भी करनी होती है, अच्छा ये किताबें भी पढ़नी होती हैं, अच्छा इसके बारे में भी पढ़ना होता है, रिसर्च करनी पड़ती है। तो फिर वहाँ से वो चीज़ें शुरू हुई। लेकिन 2019 के आते-आते टीवी से मेरा थोड़ा-सा मन भर गया था। मुझे लगा कि नहीं, डिजिटल जो है वो कुछ है, मतलब उसमें मतलब मज़ा आएगा। तो इसलिए फिर मैं 2020 में इंडिया टुडे में एक न्यूज़ तक है, फिर मैं पूरी तरीके से वहाँ पर चली गई, और मेरे को कंटेंट क्रिएशन में बड़ा मज़ा आने लगा। तो ये था। श्रेया बोगड़ा की जर्नी शुरू होती है कोटद्वार से, फिर दिल्ली, फिर जर्मनी, फिर वापस दिल्ली, अब लंदन। तो मतलब पूरी दुनिया आप घूम रही हैं। अब इतनी दूर है, इतने समय से, घर वर की खुद नहीं लगती, मतलब याद नहीं आती, जिसे कुमाऊं में कहते हैं नराई लगना कहते हैं, गढ़वाली में खुद लगना कहते हैं। तो खुद श्रेया लगना बोगड़ा बोलते हैं, 7 बिल्कुल। समुंदर पार लंदन में, गढ़वाली लड़की, खुद 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 नहीं लगती कभी? हुँ। खुद खुद तो बहुत ज़्यादा लगती है। अगर आप मुझसे ये वाला सवाल 6 महीने पहले पूछते ना, तो मैं, हो सकता है मैं रोने भी लग जाती और अंदर को गालियाँ भी देने लग जाती। बट वो है कि चलो अब मैं सेटल हो गई हूँ, सब कुछ हो गई है। लेकिन हाँ, खुद तो बहुत ज़्यादा लगती है सर। और अभी कुछ दिनों, मेरी एक फ्रेंड है, वो दुबई रहती है। तो वो मुझसे पूछ रही थी कि अच्छा, तुम ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए ना कहाँ पर जाते हो? मतलब तेरे घर से कितना दूर है, क्या है? तो मैं उसको जब एग्ज़ाम्पल भी दे रही होती हूँ, या मैं कुछ उसको बताती भी हूँ, तो मैं उसको ये बोल रही थी, कोटद्वार वाले होंगे, वो समझ जाएँगे। तो मैं उनको बोल रही थी, अच्छा मेरे घर से ना उतना ही दूर है जितना झंडा चौक था मेरे घर से। तो अच्छा, उसने कहा कि अच्छा, और सामान कहाँ से? मैंने कहा बिल्कुल वैसे ही है जैसा कोटद्वार में झंडा चौक है ना, बिल्कुल वैसा ही है। तो कह रही है, अरे यार, झंडा चौक तो कैसे ही होगा यार लंदन में। मैंने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल सेम लंदन, बिल्कुल झंडा चौक है। तो वही है कि आप हर चीज में अपने घर को, और जहां से आप बिलोंग करते हो, आप उसको कनेक्ट कर ही लेते हो। लेकिन एक बात है जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, करूंगी, वो ये कि जो पहाड़ी होते हैं ना, मतलब दूसरे राज्यों के साथ भी ऐसा होता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तराखंडियों के साथ ये होता है कि हम अपना पूरा जो पहाड़ होते हैं ना, वो अपने साथ लेके चलते हैं। जब मैं दिल्ली में भी थी, तो मैंने ये रियलाइज़ करती थी कि जो देहरादून का पहाड़ी है ना, उससे ज़्यादा जो विनोद नगर का पहाड़ी है ना, वो ज़्यादा पक्का पहाड़ी होता है। वो अपने कल्चर को अपने साथ लेके चलता है। तो सेम यहाँ पर भी है कि यहाँ पर एक उत्तराखंड की पूरी एक कम्युनिटी बनी हुई है। और आपने तो क्योंकि उनका इंटरव्यू भी किया है, और मुझे वहाँ से ही पता चला था, और उसके बाद मैंने उनको सर्च भी किया। जो मैं पहाड़ों का रहबसी जो गाना है, तो उसके जो जिन्होंने लिरिक्स लिखे हैं, वो देश दीपक नौटियाल जी, वो लंदन के ही हैं। और एक यहाँ पर पिछले साल यहाँ पर एक धारी देवी डोली यात्रा भी हुई थी। तो वहाँ पर सब जितने भी यहाँ पर जितने भी उत्तराखंडी होते हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली, हिमाचली भी इनफैक्ट, वो सब लोग एक साथ मिलते हैं। लोगों ने अपनी-अपनी कम्युनिटी बना रखी है, और पकोड़ों की दावतें होती हैं आपस में, सब कुछ होता है। सब अपनी नथुली और अपने गुलोबंद पहन के सब अपने-अपने कल्चरल एक्टिविटीज़ में यहाँ पर बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये तो है। और मुझे लगता है कि दूसरा ये है कि हम जो अपना पहाड़ अपने साथ ले जाते हैं ना, तो वो अपने पहनावे से, अपनी सोच से नहीं, अपने खाने से भी ले जाते हैं। जैसे कि अगर आप मेरे घर लंदन में आएँगे, तो आपको यहाँ पर जख्या भी मिलेगा, आपको यहाँ पर भंगलू भी मिलेगा। मैं यहाँ पर चैसा पीस के भी लेके जा रखी हूँ, तो जब भी मैं नॉस्टैल्जिक होती हूँ, तो मैं चैसा बनाती हूँ। चैसा मेरा फ़ेवरेट है। अपनी मम्मी जैसा नहीं बना सकती हूँ मैं, मुझे लगता है अभी भी हाँ,
परफेक्शन नहीं आया है, लेकिन हाँ ये है कि जैसा तो जरूर बनेगा, मतलब हफ्ते में एक बार, अरे नहीं तो हफ्ते में वाह, 2 बार। हाँ, गढ़वाली तो ये है। चेसा। अगर आज लंदन में गढ़वाली चेसा श्रेया बगड़ा के घर में, वाह मजा आ गया सुन के ही। हाँ हाँ, और आप मेरे घर पे आएंगे तो आपको वो आलू के गुटके जो होते हैं उसमें भंगलू भी मिलेगा और जख्या भी मिलेगा। मैं आलू के गुटके बिना जख्या वाले तो मैं मानती भी नहीं हूँ कि वो आलू के गुटके होते हैं, वो आलू की सब्जी होती है। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे ये तो तो बहुत हाँ। मजा आया। हाँ, तो जितना भी पहाड़ी जो तो सामान है वो सब मेरे घर पे यहाँ लंदन में मिलेगा। और वही है कि आप जितनी बार नॉस्टैल्जिक होते हैं, जितनी बार घर की याद आने लग जाती है, तो वो सब यहाँ पर जो है वो उपलब्ध होता है। तो श्रेया ये बताइए, जो देश विदेश में जो पहाड़ी रह रहा है और उसे अपने घर गांव की याद आए, और वो जो है कोई पहाड़ी गाना या कोई गढ़वाली या कोई कुमाऊनी गाना ना गुनगुनाए, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ तक मुझे याद है कि आपको भी गाने का गुनगुनाने का बड़ा शौक है, तो वहाँ जो है खुद मिटाने का कुछ तरीका होता है होगा। कभी गाना, गढ़वाली गाना कुछ याद आता है कि हाँ यार ये वाला गाना मुझे जो है, मतलब गुनगुनाती हो अकेले में, कभी कभी ऐसे मौसम, बारिशों का मौसम है, कभी ऐसा होता है ना एक, तो कोई ऐसा हाँ। गाना जो गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, कोई भी जो गुनगुनाती हो श्रेया भावना लंदन में। मुझे लगता है कि वो हर एक, जैसे आपने कहा ना कि कभी बारिश हो, कभी घर की याद आ रही है, कभी बहुत टाइम हो गया, जैसे पिछली बार जब हम इंडिया आए थे तो मैं 1.5 साल बाद आ रही थी। तो पहले जो मेरी गानों की जो लिस्ट होती थी ना, वो ऐसी होती थी, पंजाबी गाने और इंग्लिश गाने जैसे सब लोगों की होती है। अभी आप मेरे यूट्यूब पे देखेंगे तो सबसे पहले 2 गाने आते हैं। एक तो पहाड़ों का रैबसी, और उसको मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ। और दूसरा है वो मेरी ढाई हथेली धमेली ना 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 ना, तो एक गढ़वाली है, एक कुमाऊनी है। तो वो दोनों गाने तो मेरे को, मैं रिपीट में सुनती हूँ इनको। और और भी बहुत सारे गाने हैं, मतलब जो हमारे पुराने गाने हैं। मैं कुछ दिनों पहले भी उसको सुन रही थी। अम, वो शायद शादियों में बजता था। शादियों में बजता था और मैं उसको बहुत समय सुन रही थी। या तो मैं पन्नू गुसाई थे या कोई था। तो वही है कि जब मैं ऑफिस भी जा रही होती हूँ, जैसे यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, तो मैं अपने कानों में जो है वो प्लग करके यही गढ़वाली गाने ही सुनती रहती हूँ। तो बड़े मजे आते हैं। मुझे लगता है कि अब हमारे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे गाने भी अब आने लग गए, जैसे वो प्रियंका मेहर है और बहुत सारे जो अलग अलग। अच्छा हाँ, रिसेंटली तो मैं खैर वही प्रियंका मेहर का वो माजुला राजू शाही जो है वही वो राजुला वाला माल गाना सुन रही थी। राजुला माल से, हाँ हाँ। हाँ, तो वो भी सुन रही थी। तो हाँ, होते तो मतलब वही है कि आपने खुद मिटाने के लिए तो आप वही करते हो। हाँ आप इनफैक्ट आप मतलब भी जैसा मुझे मुझे बताइए कि आपकी प्लेलिस्ट में कौन सा गाना है आजकल। नहीं, मैं तो सब सुनता हूँ, और खासकर जो आजकल ना जागर ज़्यादा सुन रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। प्रीतम हम्म। भरतवाण, चंद सिंह राही जी, जागर पता नहीं कभी कभी वो होता है। और एक हेमा नेगी करसागी है, वो जागर गा रही हैं, तो मैं आजकल हम्म। जागर बहुत सुन रहा हूँ। तो कुछ तो गुनगुनाना पड़ेगा श्रेया बोगड़ा को, इतनी दूर जो है मैं, ताकि मुझे कनेक्ट फील हो कि हाँ श्रेया बोगड़ा अभी बचाए हुए पहाड़ को। खाना वाना तो आपने बता दिया, जख्या हाँ उख्या ठीक है। गाना, क्योंकि मुझे लगता है कि श्रेया बोगड़ा को मैंने सुना है कि वो हाँ गुनगुनाती हैं, अच्छी वॉइस है। हाँ, लेकिन वो है कि मेरे साथ क्या होता है कि गढ़वाली गाने मुझे आते हैं, लेकिन हर गाने के मुझे मुझे लगता है एक एक दो दो लाइनें ही आती हैं। तो हर गाने की एक एक दो दो लाइनें, जैसे कि जैसे मैं कह रही हूँ ना, जैसे मैं ये पहाड़ों का रैबसी गाना जो है, सॉरी मैं उसको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि मैंने, मुझे लगता है रिसेंटली वही गाना सुना था। तो उसका है जैसे उसका जो बिल्कुल लास्ट लाइन है, जो मुझे लगता है कि जो उनकी सिंगर है अंजलि, शायद उन्होंने गा रखा है ना। अब वही है कि मुझे अब बहुत अच्छे से याद नहीं आ रहा है कि वो एग्जैक्टली लाइन क्या था कि अम, देसवाल मैडम ने अब मैं तेरी लाटी काली, तू धारा को पानी वालों मैं भी धारा की पानी वाली। तो ये जो सॉन्ग है और जो बिल्कुल लास्ट हाँ। लाइन है, ये मुझे बहुत बहुत पसंद है। ये जो बिल्कुल लास्ट में जो आता है ना, तो ये भी मुझे बहुत पसंद है। हाँ, और इसके अलावा एक था कि वो वो मुझे नरेंद्र अभी सिंह पता नहीं नेगी अचानक भी, से याद आ गया। हाँ, नरेंद्र सिंह नेगी एक जी वो के वाला कोई याद आ गीत गया। आते हो नरेंद्र सिंह नेगी जी के माछी गीत कोई पा आते हों। हाँ, एक गाना मुझे, मैं कहती हूँ सबको दो दो लाइन आती है, जैसे कि वाली है कि माछी पानी जन तेरू मेरू हो, बिना तेरा नीरेंदु नीरेंदु ते बिना, माछी पानी जन तेरू मेरू हो, बिना तेरा नीरेंदु नीरेंदु ते बिना। तो यही होता है कि अब थोड़ा थोड़ा मतलब
दो दो लाइनें, दो दो लाइनें, अरे मुझे किसी ना किसी ये भी ये ये भी बड़े खुद वाला गाना है, खुदेड़ गाना है ये भी, हाँ हाँ। है ना। और अच्छा तो ऐसी मतलब गला गला श्रेया बोगना का गले में सुर तो है। कोई संगीत का हुनर है घर में कुछ मतलब कोई घर में कौन है जिनसे आप को लगा कि संगीत का एक माहौल है, शायद मैं मुझे ध्यान है कि आपका जो है हाँ संगीत हाँ, में एक पृष्ठभूमि मेरे रही है। पापा मेरे पापा अच्छा तो गाना गाते हैं, मेरे पापा अच्छा गाना गाते हैं। मुझे लगता है उन्होंने भी शायद कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली, और उनकी वजह से हम तीनों बहनें जो हैं वो अच्छा गाना गाती हैं। हम तीनों ने भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली, और मुझे लगता है कि एक बार मैं गई भी थी प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने के लिए, उन्होंने मुझे किसी सुर में डांट दिया। कोई आसावरी राग था शायद, वो कोई गाना वो आसावरी राग सुना रहे थे कि कान्हा मोरे आसावरी राग सुनावे, और उसमें कुछ था कि मैंने इसको ऐसे गाना है। मैंने कहा मुझे नहीं सीखना, मैं अपने गढ़वाली गाने गा लूंगी। और मैंने छोड़ दिया, पर ये है कि हाँ, मैंने अपने स्कूल टाइम पे बहुत मतलब गढ़वाली गाने ही गाए हैं। और और मुझे लगता है कि गाने की वजह से ही पता नहीं क्यों मास कॉम में आ गई थी। कोई कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है दोनों का, पर आ गई मतलब, हाँ। ये बड़ा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, गाने गाने की वजह से जो है मास कॉम कर लिया, और फिर और मास उसके बाद कॉम कभी कहाँ से गाने नहीं कहाँ ले। गाए। अच्छा, तो श्रेय अपने घर गांव के बारे में कुछ बताइए। मतलब कख कख से गांव घर को घर में कुछ हन सब लोग, थोड़ा गांव कहाँ पड़ता है, कहाँ कहाँ कौन कौन लोग हैं घर में, और फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हाँ, थोड़ा सा स्कूलिंग वगैरह, तो एक शुरू से थोड़ा बताइए मुझे। मैं मतलब हमारा जो गांव है, मेरा ननिहाल और मेरा जो गांव है वो दोनों ही पौड़ी के पास में पड़ता है। जो मेरा ननिहाल है वो ज्वालपा देवी और पौड़ी के बिल्कुल बीच में पड़ता है, आली उसका नाम है। और जो मेरा गांव है, मेरा जो मेरे दादी का गांव है, वो पौड़ी और श्रीनगर के बीच में पड़ता है, और दोनों 11-11 किलोमीटर दूर है पौड़ी से। मतलब जस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट। और मेरे गांव का नाम धनक है। लेकिन जो मैं अपना जुड़ाव महसूस करती हूँ अगर किसी गांव से, जो मैंने गांव गांव देखा है, वो मैंने अपने ननिहाल से किया है, और वो आली है मेरे ननिहाल का नाम। और क्योंकि हम हर छुट्टियों में जाना, और मतलब वही गांव में पिल्लू में वो जो आप रड़कते हो ना नीचे, वो फिसलते हो, पिल्लू में जब फिसलते हो, और वो सब कुछ करना है, वो जितनी बदतमीजियां होती है और वो सब कुछ जो डांट खानी होती है, वो सब मैंने अपने ननिहाल में किया है। बात मैं अपने ननिहाल की बात करूं, मेरे दादी के गांव की बात करूं, धनक की, तो उसकी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो मेरी सास जी का मायका है और मेरा जो मायका है, मतलब धनक जो है, वो आपस में 100 मीटर की दूरी पे है। तो हम दोनों सास बौरी जो है वो लगभग वो एक ही गांव से आती है। अच्छा। कमंद उनका है, वो कमंद से है और मैं धनक से हूँ। तो हाँ, तो ये है। तो ये है, और मतलब मेरी जो पूरी पढ़ाई है, जब मैं सवा सवा साल की, 2.25 साल की थी, तो मम्मी पापा जो है, पापा का ट्रांसफर कोटद्वार हो गया था। तो तब से मेरी स्कूलिंग जितनी भी है वो सरस्वती शिशु मंदिर और गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज जीजीआईसी से हुई थी। और वहीं से मैंने पढ़ाई की है। लेकिन जब लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी स्कूलिंग का बेस्ट पार्ट क्या है, तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि जो सरकारी स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज से नहीं पढ़ा है, उन्होंने स्कूलिंग नहीं की है। उन्होंने ये स्कूलिंग की ही नहीं, मैं मानती ही नहीं हूँ कि उन्होंने स्कूलिंग की है, क्योंकि क्लास मिस करना, क्लास मन कर रहा है तो चले जाओ, नहीं मन कर रहा है तो मत जाओ, उसके बाद भी अच्छा परफॉर्म करना, सब फर्स्ट फर्स्ट डिवीजन में पास होते थे। तो मतलब वो मतलब कोटद्वार का अपना एक वो है। और मुझे लगता है कि मैं जो अपना मतलब जुड़ाव महसूस करती हूँ, जो मतलब जो मेरी पूरी पर्सनैलिटी है, वो सब कोटद्वार की है। मतलब आप जितने कोटद्वार के लोगों को देखोगे, सब एक जैसे होते हैं। मतलब ये मेरे को ऐसा लगता है कि आप कोटद्वारियों को पहचान सकते हो कि अच्छा ये कोटद्वारी होगा, ये बिल्कुल एक ही टाइप का है। थोड़ा बिजनौरी, थोड़ा पौड़ी, सब मिक्सचर होता है। हाँ तो हाँ हाँ, ये है कि न हाँ, इधर तो के न मतलब उधर के बीच के कुछ टाइप का। हाँ, मतलब वो कभी कभी ये बोलते हैं कि क्या कर रही है तू, बल। तो उसमें थोड़ा बल भी आता है और थोड़ा क्या कर रही है भी आता है। तो अच्छा अच्छा। तो सब कुछ होता है उसमें। और हाँ, तो मतलब मैं कोटद्वार से हूँ। उसके बाद 2008 में मैं दिल्ली आ गई थी, और फिर दिल्ली में ही सब कुछ पढ़ाई भी की, नौकरी भी की। और 2022 में मैंने दिल्ली को पता नहीं कब तक तो के लिए ये टाटा बाय बाय बोल दिया था, बट हाँ। तो मीडिया में जो आने का शौक था वो मतलब एक एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट है, मतलब श्रेया भगोड़ा कैसे हाँ कर हाँ, सकते मेरे हैं।
मेरे तो पूरे खानदान में कोई भी दूर दूर तक नहीं था। और मुझे लगता है कि सबके साथ ऐसे ही होता है। मुझे लगता है आपके घर में भी कोई नहीं रहा होगा जिसका मीडिया से कोई दूर दूर तक वो रहा होगा। हम सब, मुझे लगता है कि एक्सीडेंटल होते हैं। कुछ प्रेरणा होती है, कुछ ये होता है कि चलो अपने किताब पढ़ी है, कोई आपको अच्छा लगता है और वो होता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात भी है कि प्रभाष डबराल जो है वो इतने बड़े मीडिया में जाने माने पत्रकार रहे हैं। वो कोटद्वार से थे और वो मुझे बहुत ही सालों बाद पता चला था। मतलब शायद 2013-14 में पता चला होगा कि अरे तुम कोटद्वार से हो, प्रभाष डबराल भी कोटद्वार से थे। और मैंने कहा अच्छा, पता नहीं। मुझे नहीं पता, बट हाँ, अच्छा लगता है कि मतलब कोई था जो कोटद्वार से ही था और मतलब इतनी बड़ी शख्सियत थी मतलब पत्रकारिता में। लेकिन वही है कि किसी वजह से कहते नहीं हूँ कि पापा ने जब मुझसे पूछा कि अच्छा करना क्या है, करेगी क्या, मास कॉम में होता क्या है, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, पर मैं कुछ तो कर ही लूंगी इसमें। तो ये भी नहीं था कि टीवी पे आना है, ये बिल्कुल नहीं था कि टीवी पे आना है, ये बिल्कुल नहीं था कि मतलब क्या करना है। लेकिन हाँ, ये है कि जब जर्नलिज्म में आए और जब आप पढ़ते हो, आप बहुत सारे लोगों को पढ़ते हो, तो फिर मजा आने लगा था। आपको लगता है कि हाँ, ये कुछ है, इस मतलब ये कुछ, यू कैन चेंज द वर्ल्ड, और एटलीस्ट अपनी सोसाइटी में किसी की आवाज तो आप उठा ही सकते हो। और मुझे लगता है कि हमारे उत्तराखंड में अगर बात करूं तो अंकिता भंडारी का केस एक ऐसा रहा कि जिसको मतलब सब लोगों तक पहुंचाने का काम पहले ही पत्रकारों ने ही किया, चाहे वो वहाँ के लोकल पत्रकार हो, वहाँ के स्ट्रिंगर्स हो, उन्होंने ही किया। और मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि आप किसी की आवाज उठा सकते हो। या फिर जोशीमठ की बात करें कि जोशीमठ की आवाज जो है वो वहाँ के लोकल लोगों ने उठाई, लोकल पत्रकारों ने उठाई, वहाँ के स्ट्रिंगर्स ने उठाई। तो हाँ, ये है कि बड़े पत्रकार कुछ नहीं करते हैं, जो करते हैं वो छोटे पत्रकार से ही, जो जिनको हम छोटा पत्रकार कहते हैं, वही करते हैं। ये दिस इज व्हाट आई फील। तो नाचने गाने का शौक रखने वाली श्रेया बोगड़ा जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में आती हैं, वहाँ पढ़ती हैं, वहाँ दिमाग के दरवाजे कुछ और खुलते हैं, फिर लगता है कि अरे ये तो बड़ा अलग चीज़ है। फिर आपकी पहली जॉब लगती है टेलीविज़न में, एबीपी न्यूज़ चैनल में। तो श्रेया बोगड़ा की पहली नौकरी का कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो जो आपने आईएमसी में सीखा पढ़ा, और जब आप प्रैक्टिकल उसमें आई मीडिया में, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा? आईएमसी जो है वो तो डेफिनेटली मतलब कि वो आपके ज्ञान चक्षु भी खोलता है और आपने जिंदगी में करना क्या है उसको लेकर भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज भी आपको देता है और आपको बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंस भी देता है। लेकिन जो आपकी नौकरी होती है, और मुझे लगता है पहली नौकरी सबके लिए बहुत स्पेशल होती है। आप किसी भी आदमी को पूछेंगे कि उसकी पहली नौकरी क्या थी, उसको हमेशा याद रहेगा। उसको दूसरी तीसरी याद नहीं रहेगा, लेकिन उसको पहली नौकरी बहुत याद रहेगी। और मेरे साथ भी यही था कि मेरी पहली नौकरी और सबसे लंबे समय की अब तक की एबीपी न्यूज ही रही। और मेरे लिए अगर आप बोले तो अच्छी बात ये रही कि मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था, रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस था, वो था जो 16 दिसंबर 2012 की जो घटना हुई थी, निर्भया कांड जो हुआ था, वो मेरा पहला मतलब रिपोर्टिंग असाइनमेंट भी था। और उसने मतलब मुझे लगता है कि आपको मुझे बदलने के लिए बहुत सारे काम किए। मतलब उसने मुझे एक नया प्रोस्पेक्ट दिया, एक पर्सपेक्टिव दिया। आप किस तरीके से सोचते हो, आप किस तरीके से सवाल पूछते हो। आप ये नहीं पूछते हो कि आपको कैसा लग रहा है, आप ये नहीं पूछते हो कि मतलब किस सिचुएशन में कौन से सवाल पूछने चाहिए। ये सब चीजें जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और इस मतलब मेरी पहली जॉब ने मुझे जरूर सिखाया। और मुझे लगता है पहला असाइनमेंट जो मेरा था निर्भया कांड का, कि जब मैं 2019 में डॉइचे वेले गई, तब उन जितने भी दोषी थे उनको फांसी की सजा हुई थी। तो वो मतलब होता है ना कि आपको भी वो क्लोजर मिलता है। वो सिर्फ निर्भया के पेरेंट्स को क्लोजर नहीं मिला था, वो एज अ जो पत्रकार होते हैं उनको भी क्लोजर मिलता है कि अच्छा 2012 में जो मेरा पहला रिपोर्टिंग असाइनमेंट था, उसका जो मुझे क्लोजर मिला वो मुझे 2019-20 में मिला। तो वही होता है कि आपका ये पहला एक्सपीरियंस होता है, आपको फॉलो अप स्टोरीज होती हैं, सब कुछ होता है। तो ये मतलब मेरे लिए भी बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था। और मुझे लगता है कि निर्भया जो मेरा केस मतलब मेरा जो पहला जो मेरा असाइनमेंट था, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो एबीपी में रिपोर्टिंग आपने की, आपने एंकरिंग की, और उसके बाद जर्मनी गई। जर्मनी जाने का कैसा हुआ, मतलब जो डाउचे वेले आप जो कह रही हैं, वो क्या था, मतलब वहाँ कैसे गई? अ, जर्मनी जो जैसे मैंने आपको कहा ना कि डॉइचे वेले जो था, वो जब मेरी वो पहला कॉन्वर्सेशन हुआ अपनी एंकरिंग को लेकर, कि जब मुझसे तो दूसरा आदमी भी है, जो तीसरा आदमी भी है, जो मुझे बोलते थे कि यार तुम कैमरे पे बड़ी सुंदर लगती हो। कोई मुझे ये नहीं बोल रहा कि तुम कैमरे पे इंटेलिजेंट लगती हो या तुम कैमरे पे अच्छी बातें करती हो, या वो किसी के बारे में भी। मुझे लगता है कि सबके साथ बहुत मेरा भी कुछ समय पहले मतलब 2020 में ही एक इंटरव्यू हुआ था। मैं नाम नहीं लूंगी किस चैनल के साथ हुआ था, और वो मुझे एंकरिंग के लिए ही बुला रहे थे। और उन्होंने मुझे पहला सवाल जो एचआर ने मुझसे पूछा वो ये बोला कि
देखो, तुम्हें कपड़े छोटे पहनने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, क्योंकि हम अपने एंकर्स को स्कर्ट्स और ये सब कुछ पहनाते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा पर लेकिन आप अपने मेल एंकर को तो नहीं बोलते हैं ये कि वो भी अगर स्कॉटलैंड वाला जो स्कॉटलैंड ड्रेसेस होती है ना, जिसमें स्कॉटलैंड में जो वो बोलते हैं, मैंने कहा वो तो आप नहीं बोलते हैं कि वो भी पहनेंगे। मैंने कहा इवन आई वुड लाइक टू सी हिम इन दैट स्कर्ट। तो मैंने कहा आप तो ये मुझसे नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आप लड़कियों के लिए पहले से ही ये सब चीजें रख देते हो। तो ये सब चीजें जो थी ना, ये मेरे लिए बहुत लर्निंग एक्सपीरियंसेस थी कि अच्छा, मतलब मैं एक लेडी एंकर हूँ और मुझे सुंदर लगना है। मुझे लोग कॉम्प्लीमेंट ये करते हैं कि ओ माय गॉड श्रेया, आप बहुत सुंदर लगते हो, यू लुक सो ब्यूटीफुल। बट कोई मुझे बोलता ही नहीं था कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ और ये कर रही थी। लेकिन क्योंकि मैं जब रिपोर्टिंग में थी तो मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स आते थे मेरी रिपोर्टिंग को लेकर कि बहुत अच्छी रिपोर्टिंग है, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी फील्ड रिपोर्टिंग थी। जब एंकरिंग में आई तो वो सब कुछ लुक्स को लेकर हो गया, और मुझे लगता है हर लेडी एंकर मुझसे शायद रिलेट करे कि वो जनरली सब लुक्स पे होता है कि आप बहुत खूबसूरत लगते हो, आप सुंदर लगते हो। तो इसने मुझे लगता है कि एक मुझे बहुत बड़ा मतलब एक शॉक दिया। और उसी समय मैंने अप्रैल 2019 में मैंने ऐसी इन्हीं सब बातों को लेकर, इन्हीं कॉन्वर्सेशन को लेकर मैंने डॉइचे वेले में अप्लाई कर दिया। मुझे लगा अब जर्मनी की कंपनी है, कहाँ ही बुलाएगी, क्या बुलाएगी। और बहुत सारे राउंड्स थे, मतलब 5-6 राउंड्स थे। मतलब पहले रिटर्न था, फिर आपको एक ऑडियो भेजना है, फिर वीडियो भेजना है, फिर किसी एक सब्जेक्ट को लेकर आप क्या सोचते हो, वो चीज़ें भेजनी थी। तो मैंने वो सब कुछ भेजी और बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। मुझे ये था कि चलो मैं तो कुछ सीख रही हूँ। अच्छा, मुझे ये तो पता चल जाएगा कि किसी बड़े इंस्टीट्यूट में आपको जाने के लिए कौन-कौन सी पार करने पड़ते हैं, कौन-कौन से हर्डल्स पार करने पड़ते हैं। तो मैं सिर्फ वो दे रही थी। और मुझे अभी भी याद है कि जब मेरा हुआ था, तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे, आप पहले इंसान थे जिनको मैंने ये बताया था कि मेरा डॉइचे वेले में हो गया है। तो मेरे पास अभी भी वो मैसेज शायद होगा। तो मतलब मेरा हुआ और मैंने शायद सेकंड भी नहीं लगाया कि मुझे अपनी नौकरी छोड़ देनी है। सब लोगों ने मुझे मुझे बाद में ही बोला कि यार तूने 3 महीने की एक्सपीरियंस के लिए, 3 महीने की फेलोशिप के लिए तूने मतलब एंकरिंग क्यों छोड़ दी? तो मुझे लगा, मैंने अपने शायद मेल में भी यही लिखा था कि कहीं आगे बढ़ने के लिए कोई चीज़ छोड़नी पड़ती है। आपको कहीं बढ़ना है, वहाँ से पहले वाले से तो आपको कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा। वो जो कहते हैं ना अम्बिलिकल कॉर्ड, वो तो तोड़नी पड़ेगी। तो मतलब वही था कि मेरे लिए वो सब चीज़ें छोड़ना, वो मोह छोड़ना, टीवी पत्रकारिता में वो एंकरिंग करना और मतलब लोगों के बीच में वो कनेक्ट करना, वो मेरे लिए छोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट था। और मुझे लगता है कि रिसेंटली मैंने आप ही के चैनल में मीनाक्षी कटवाल जी को भी देखा था, और उन्होंने भी इतने मतलब चलते-चलते करियर को उन्होंने छोड़ के और वो डिजिटल में आ गई थी। वो प्राइम टाइम कर रही थी और उसके बाद वो आ गई थी, और मुझे लगता है कि सब लोग बहुत रिलेट करते हैं कि वो उन्होंने क्यों छोड़ा है। क्योंकि वही है कि मैं क्या दे रही हूँ अपने ऑडियंसेस को? मैं क्या दे रही हूँ? क्या मैं सिर्फ़ सुंदर लगना चाहती हूँ या मैं इंटेलिजेंट लगना चाहती हूँ? ये सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और मुझे लगता है कि हम इस चीज़ को लेकर बात नहीं करते हैं कि लड़कियों के लिए और स्पेशली विमेन जो जर्नलिस्ट होती हैं, उनके लिए सुंदर लगना इज़ नॉट प्रायोरिटी। मतलब मेरे को कोई ये बोले कि आप बहुत सुंदर लगती हैं टीवी पे, तो मेरे को वो कॉम्प्लीमेंट नहीं लगता है। मेरे को ये लगता है कि अच्छा, मैं अपने बारे में ही सोचने लग जाती हूँ कि अच्छा, क्या मैं पढ़ी-लिखी नहीं लगती हूँ? क्या मैं ये नहीं लगती हूँ कि मैं एक डिबेट कर सकती हूँ या मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? तो मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था, अपने आप को प्रूव करना नहीं, लेकिन अपने आप को एक अलग तरीके से रीइन्वेंट करना। तो वही है कि जब लोग बोलते हैं कि कहाँ मतलब होता है ना कि अरे तुम कहाँ हो? तुम कहाँ गायब हो? तुम वो नहीं नज़र आ रही हो। तो मैं बोलती हूँ कि मैं पीस की तरफ आगे बढ़ी हूँ। मुझे टीवी पत्रकारिता से मोक्ष प्राप्त हो गया है। तो फिर जर्मनी के एक्सपीरियंस ने तो आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, और फिर जर्मनी से लौट के आप फिर वापस दिल्ली आए, तो दिल्ली में आपने क्या किया और कितना टाइम तक रही पहले यहाँ मैं पे फिर? हाँ, तो जर्मनी में मैं 3 महीने रही, और वहाँ पर क्योंकि जर्मनी में जहाँ पर मैं थी, बॉर्न एक शहर है, वहाँ पर अ, ब जर्मनी में कोलोन एक शहर है, और कोलोन के पास में एक छोटा-सा शहर है बॉर्न, बहुत ही छोटा है। और वहाँ पर जहाँ पर डॉइचे वेले का ऑफ़िस है, बिल्कुल उसी के पास में यूएन का ऑफ़िस भी होता है। और बॉर्न में क्या होता है कि बहुत बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेजेज़ हैं, जैसे पश्तो है और हिब्रू है या फिर उर्दू डिपार्टमेंट है, सबके अपने डिपार्टमेंट्स हैं, और ये सब लोग अलग-अलग देशों से आए हुए हैं। और ये एक साथ मिल के काम करते हैं, अलग-अलग चीज़ों पे लेकर काम करते हैं। और मेरे लिए भी एक एक्सपीरियंस था कि उस वक़्त इंडिया में कानपुर का कोई स्टूडेंट था, या कानपुर में कुछ ऐसा हुआ था कि हम देखेंगे जो जो नज़्म है आईआईटी उसको कानपुर, लेकर आईआईटी आईआईटी कानपुर में, हाँ। तो उसको लेकर एक बहुत बड़ी बहस फैज छिड़ गई थी, फैज और फैज फैज की फैज़, उसको बिल्कुल, बिल्कुल कविता, फैज़ की नज़्म, हाँ। हुँ। तो उसको नज्म लेकर एक को बहुत जो है बड़ा उस वो पे छिड़ एक गया था। कमेटी बनी थी। हुँ। हम्म। तो मैं वहाँ पर एक पाकिस्तानी एक स्कॉलर थे, और मेरी उनसे बात हुई, और उन्होंने पूरी की पूरी पीएचडी इस चीज़ को लेकर की हुई थी,
कि फैज को लेकर, उनको लेकर, तो इतना इनरिचिंग मतलब मेरे लिए एक्सपीरियंस था कि कोई ऐसा शख्स जिसने कि फैज की नज्म को लेकर और उनका इसको लेकर, क्योंकि उसमें था ना कि उसमें खुदा को लेकर भी बात होती है, उसमें लगता है कि तो फिर लोग, कई लोग कहते थे कि फैज तो कम्युनिस्ट थे, तो उन्होंने खुदा को लेकर क्यों क्यों बात की, और नाम एक तो रहेगा उन्होंने अल्लाह वो का। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको लेकर जिन्होंने बात की कि नाम रहेगा अल्लाह का को उन्होंने लेकर बात क्यों की? मतलब उन्होंने वो बात क्यों की? तो उन्होंने वो पर्सपेक्टिव समझाया कि वो कम्युनिस्ट होने के बावजूद भी वो क्यों इस बारे में बात कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत एनरिचिंग थी और मैंने बहुत कुछ सीखा, मतलब सिर्फ़ हिंदी डिपार्टमेंट से नहीं, उर्दू डिपार्टमेंट से, पश्तो डिपार्टमेंट से, फिर वहाँ पर नाइजीरियंस थे, जो अफ्रीकन जो कंट्रीज़ थी, उनको उनके अपने क्या मतलब इश्यूज़ थे, वो जर्मनी क्यों आए हुए थे, तो वो मेरे लिए बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था। उसके बाद ये पूरे एक्सपीरियंसेस को लेकर जब मैं इंडिया आई, तो उसके बाद मेरे को ये था कि यार मैं अभी 2-3 1-2 महीने थोड़ा मतलब आराम करूँगी, देखूँगी क्या करूँगी। तो मेरे मेरे पुराने बॉस थे मिलिंद खांडेकर, उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा आ जाओ तुम, मैं एक चैनल में भी आया हूँ, न्यूज़ तक नाम का चैनल है, तो तुम उसमें आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है सर, मतलब ये तो मतलब उनके साथ काम करना तो मतलब हम सब के लिए एक बड़ी अचीवमेंट होती है कि चलो सर के साथ काम करने को मिलेगा। तो फिर मैंने वहाँ पर न्यूज़ तक में काम करना शुरू किया। मेरे लिए उस वक़्त, क्योंकि मैं सिर्फ़ 3 महीने 4 महीने पुरानी डिजिटल में थी, तो उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे इतना स्पेस दिया कि तुम्हें जो लगता है तुम करो। तुमको जो लगता है, तुमको लगता है कि ये डिजिटल में काम करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो भी कोई बात नहीं। तुम अपना टाइम लो, तुम 5 महीने, 6 महीने जितना तुम्हें लेना है तुम डिजिटल को सीखो। तो वो मुझे नई-नई वीडियोज़ भेजते थे कि अच्छा यूट्यूब कैसे काम करता है, फेसबुक कैसे काम करता है, ट्विटर कैसे काम करता है, सब कुछ मतलब वो समझाते थे। और इन 2-3 सालों में जब 2020 में मैंने जॉइन किया था, 2022 में मैंने छोड़ दिया, तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि गूगल पे एक एक वर्ड ट्रेंड कर रहा था, बॉट फ्लाई। तो बॉट फ्लाई की स्टोरी ये थी कि अमेज़न के जंगलों में वो कीड़ा पाया जाता है और वो आपके ना शरीर में, जैसे आप कोई पानी पी रहे हो या कुछ पी रहे हो, तो वो नाक से या मुँह से कहीं घुस जाता है। और वो क्या करता है कि धीरे-धीरे आपको खाने लग जाता है या मतलब आपके दिमाग में भी पहुँच सकता है। तो एक महिला आई थी अमेज़न के जंगलों से और उसके गर्दन में अचानक से दर्द होने लगा। वो मैक्स हॉस्पिटल में, अपोलो हॉस्पिटल में गई और उसका ऑपरेशन हुआ और वो बॉट फ्लाई उसकी गर्दन से निकाला गया। तो तो उसको मतलब यहाँ पर इंडिया में वो पहला केस था और मैंने देखा कि गूगल पे लोग जानना चाह रहे हैं कि बॉट फ्लाई क्या होता है? क्या हुआ क्या इस औरत के साथ? और मैंने वो स्टोरी की, मैंने थोड़ा मतलब डॉक्टर से बाइट ली कि मतलब अच्छा ठीक है, ये कि बॉट फ्लाई होता क्या है? ये कहीं इंडिया के लोगों के लिए तो परेशानी की बात नहीं है, अच्छा ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। और आप यकीन करेंगे कि वो सिर्फ़ 2 ढाई मिनट की स्टोरी मैंने की और सिर्फ़ मैंने समझाया कि वो बॉट फ्लाई क्या होता है और वो 10 मिलियन लोगों ने देखा। तो मुझे लगा कि अरे! अच्छा, तो लोग जानना चाह रहे हैं, मतलब सिर्फ़ लोगों को ये नहीं है कि वो एक्ट्रेस क्या कर रही है, किसका अफ़ेयर किसके साथ चल रहा है, कौन से यूट्यूबर ने 2 शादियाँ कर ली या ये कर लिया। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि या स्पेस है, मतलब यूट्यूब पे वो स्पेस है कि जहाँ पर आप चीज़ों को बता सकें। फिर मैंने बहुत सारी मल्टीपल स्टोरीज़ की। कोविड के टाइम पे मैंने स्पेशली थोड़ा अपने आप को मेडिकल की तरफ भी मतलब अपने ज्ञान चक्षुओं को खोला कि वैक्सीन्स क्या होती हैं, इंडिया का वैक्सीन्स को लेकर क्या रोल है या फिर वैक्सीन आपको लगानी भी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, कौन से उम्र को लोगों को लगानी चाहिए और इस तरीके की बहुत सारी रिसर्च की, रिसर्च पेपर्स को भी पढ़ा, ये किया, वो किया। तो बड़ा मज़ा आया, मतलब अब डिजिटल को लेकर बहुत एक्साइटमेंट होता है और फिर 2022 में फिर लंदन आना हुआ और फिर मैंने कुछ समय तक यहाँ पे काम भी किया। टीवी के लिए भी मैंने इनफैक्ट काम किया, एबीपी न्यूज़ के लिए भी काम किया मैंने। यहाँ पर जब जैसे ही एक्चुअली मैं आई थी तो उसके 1 डेढ़ महीने में ही जो यहाँ की रानी है, उनका इंतकाल हो गया था। तो एलिजाबेथ। तो फिर मैंने या एलिज़ाबेथ द्वितीय जो है उनकी डेथ हो गई थी, तो उसको मैंने कवर किया। फिर उसके अगले साल यहाँ प्रिंस चार्ल्स जो है उनका कोरोनेशन हुआ तो उसको कवर किया। फिर 2-3 चीज़ें ऐसी कुछ कवर की। लेकिन फिर जब मेरे पास ये अपॉर्च्युनिटी आई गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड की और यहाँ पर भी वही थे, जैसे मैंने कहा ना कि जैसे डी डॉयचे वेले में था कि हर्डल्स थे कि मतलब पहले एक रिटन टेस्ट होगा, एक प्री असेसमेंट होगा, रिसर्च होगी, ये होगा। तो मुझे लगा चलो भरने में क्या जाता है। तो मतलब मैं अपने दर्शकों को भी बोलूँगी कि जब भी कोई ऐसी चीज़ आए जो आपको लगे कि नहीं, मेरा तो यहाँ कहाँ क्यों ही होगा, उसके बावजूद भी भरो, उसके बावजूद भी करो, मतलब मेहनत अपनी 100% कीजिए और उसके बाद तो फिर वही है कि मेहनत मेहनत किसी की ज़ाया नहीं जाती है, तो मेरी भी नहीं गई और यहाँ पर भी इंटरेस्टिंगली ये हुआ कि जितने लोगों ने पेपर दिया था, जितने लोगों ने टेस्ट दिया था, उसमें मैं नंबर 1 आई। तो वाह, उनको मेरा तो यार रिसर्च ये तो पेपर बहुत बहुत बड़ी पसंद बात। आया। हुँ। तो नंबर वन जो है, जो कोटद्वार से चल रहा था नंबर वन का सिलसिला, वो दिल्ली से लेते हुए लंदन तक जो है नंबर वन चल रहा है। हाँ,
हाँ, बड़ा तो खुशी होती श्रेय तो है, क्योंकि बहुत एक्चुअली मैंने बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि उसमें रिसर्च वगैरह बहुत सारी चीजें थी, तो मुझे लगा कि एक तो इंग्लिश हमारी पहली लैंग्वेज नहीं होती है, सबसे बड़ी बात हाँ तो, हाँ हाँ। मतलब जब आप जीजीआईसी, जिस मैंने आपको मेंशन किया ना कि तो जीजीआईसी के बच्चे थे, तो इंग्लिश आपकी लैंग्वेज नहीं होती है पहली। और मैंने पत्रकारिता भी बहुत लंबे समय तक हिंदी में की, और उसके बाद वो रिसर्च हाँ पेपर जो इसी था वो इंग्लिश में था। हाँ या इसी में आ रहा था मैं सवाल पे कि क्योंकि हम पहाड़ में एक वंचित समाज होते हैं, मतलब अवसरों की कमी हम्म, हमारे पास होती है या पता ही नहीं होता कि क्या करना है। एक उम्र गुजर जाती है, आधा उसमें आ जाते हैं, तब लगता है कि अरे कहाँ जाना है। तो एक पहाड़ की हम्म। लड़की मतलब श्रेया बोगड़ा की जो जर्नी थी वो कैसे रही, और इसे इस जर्नी ने सिखाया क्या? मतलब मैं इसलिए भी कह रहा हूँ इस बात को, ताकि जो हमारी पहाड़ की दूसरी लड़कियां हैं जो छोटे शहरों शहरों में, क्या हमारे यहाँ तो क्या नगर हुए, छोटे छोटे नगर हुए वो, कई मतलब हम्म, दिल्ली के हिसाब से देखे तो मोहल्ले हुए, तो हाँ। वहाँ की लड़कियां इन सपनों को अगर जीना चाहती हैं, वो श्रेया बहुगुणा टाइप स्टाइल में के जो सपने हैं कि आप कोटद्वार से लेके दिल्ली, दिल्ली से लेके जर्मनी, जर्मनी से लेके दिल्ली वापस, फिर लंदन में आप जो है अपने मेधा का झंडा बुलंद कर रही हैं, तो उनको अगर आप एक चीज कहना चाहें कि यार वंचित समाज जो हैं वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, एक अवसर जहां नहीं है, जहां पता ही नहीं है एक उम्र तक कि यार करना क्या है, वो अपने मतलब क्या ख्याल रखें, क्या ध्यान रखें, क्या चीजें करें वो? सर मैं ना इसमें कुछ दो तीन चीजें बोलूंगी। एक तो ये कि दूसरा आदमी आपके लिए डिसाइड नहीं करेगा कि आपको क्या करना है। ये मतलब मुझे पता है कि ये बहुत सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई उनके घर में फादर है या उनके घर में कोई और है जो उनके लिए डिसीजन लेता है। लेकिन मैं ना की बात कर रही हूँ कि जब कोई आपको ये बोले कि यार तू नहीं कर सकती है, तो वो आपको उसकी बात नहीं माननी है, क्योंकि वो तो आपके लिए डिसाइड कर ही नहीं रहा है कि आपकी क्षमताएं क्या है। आप अपने लिए डिसाइड करो कि आप क्या नहीं कर सकते हो और क्या कर सकते हो। मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि जब मैं चुनावों के दौरान भी थी, तो वहां पर कई बार ऐसा हुआ कि एक एक मैं आपको एक वाकया बताती हूँ, शायद कई लोग इससे कुछ सीखे या कुछ वो करे। तो मैं जब मैं बिहार में गई, तो वहां पर क्या था कि छोटी छोटी, आप तो मतलब एबीपी में रहे होंगे उस समय, तो वहां पर क्या होता है कि हमारे नुक्कड़ बहस होती थी। तो बिहार में नुक्कड़ बहस का एक फॉर्मेट था कि सबको, जो रिपोर्टर जाएगा वो नुक्कड़ बहस करेगा बिहार के अलग अलग कोनों में। तो जब मैंने वहां पर देखा कि तो हम दो लोग गए थे, बिहार मतलब दिल्ली से गए थे, और एक हमारे वहीं पर चीफ रिपोर्टर थे, सिर्फ वही थे। तो जब मैंने कैलेंडर देखा, तो उसमें मेरा नाम ही नहीं था नुक्कड़ बहस में, कि मैं भी नुक्कड़ बहस करूंगी, तो मेरा नाम ही नहीं था। मुझे था कि श्रेया जो है वो पटना देखेंगी, पटना में जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होगी श्रेया वो देखेंगी। तो मैं लड़ गई वहां पर, और मैंने मैंने फोन किया, रात को 10 बज रहे थे शायद, और वहां पर ब्यूरो चीफ थे प्रकाश कुमार सिंह, उनको अभी भी याद होगा। तो मैंने प्रकाश सर को उस समय फोन किया, मैंने कहा आपने मुझे नुक्कड़ बहस क्यों नहीं दी? आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी? आपको क्या लगा? मुझे बताइए कि आपको क्या लगा। मैं बिल्कुल रात को 10 बजे मैं बिल्कुल बिल्कुल रेज में थी कि आपने मुझे क्यों नहीं दिया। कुछ ऐसी 42 हो रही थी, और उसमें मतलब जो लड़का मेरे साथ, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड भी है, तो उसको दी हुई थी ऐसी 17 उसको दी हुई थी, बाकी जो थी वो प्रकाश जी को देनी थी। तो उनको उन्होंने मैंने कहा कि आपको क्यों लगा कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मतलब मेरा पॉलिटिकल मेरा अच्छा नहीं है या क्या नहीं है। तो उन्होंने, कभी कभी आपको लगता है कि क्योंकि आपने दिमाग में बहुत सारी चीजें बना दी होती हैं, आपके प्री नोशंस होते हैं कि पता नहीं शायद इन्होंने लड़की सोच के बोला कि इसको तो क्या ही पता होगा। तो उन्होंने मुझे बहुत सिंपल आंसर दिया, उन्होंने कहा नहीं श्रेया, मुझे लगा कि तुम मतलब औरंगाबाद या जहानाबाद या बहुत सारी जगह में शायद कंफर्टेबल नहीं होंगी, तुम लड़की हो, मुझे लगा कि तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा, इसलिए मैंने किया था। मेरा मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। तो मैंने कहा ओह अच्छा, इतना छोटा सा रीजन था सर, नहीं नहीं मैं तो जाना चाहूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने सारे जितने थे नुक्कड़ बहस, उन्होंने कहा सब तुम करो। तो शायद 42 हो रही थी, और 42 में से 32 नुक्कड़ बहस मैंने की। तो मतलब उसके बाद मतलब उसके बाद मैं बिल्कुल क्या बोलते हैं, जहानाबाद, मिथिलांचल और पूरा का पूरा जितना जो था, मतलब करीबन 22-21 डिस्ट्रिक्ट जो थे वो सब मैंने कवर किया। और बाद में मतलब ऑफिस में भी बहुत तारीफें मिलती थी, और सब कुछ वो करती थी कि अरे श्रेया बहुत अच्छी नुक्कड़ बहस करती है, या वो करते हैं। तो बहुत छोटा सा रीजन था, और क्योंकि उन्होंने नहीं दिया था, क्योंकि उन्होंने कुछ प्री नोशंस उनके थे। मुझे लगा कि इन्होंने मुझे पता नहीं क्यों नहीं दिया। तो यही है कि जहां आपको लगे कि आपको चीजें नहीं मिल रही है, आस्क क्वेश्चंस। और कोई आपके लिए डिसाइड नहीं करेगा कि अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि श्रेया नहीं करेगी, तो श्रेया मानी नहीं कि उसने नहीं करनी है। श्रेया ने पूछा कि उसे क्यों नहीं करनी है। पहले सवाल सवाल पूछिए कि अगर आप नहीं कर सकते तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं कर सकती हूँ। और दूसरी बात, दूसरा आपके लिए डिसाइड नहीं करेगा कि आपको चीजें नहीं करनी है, आपको करनी है क्योंकि आपको ऐसा लगता है। कई बार स्टोरी में हम जाते थे, तो मेरा कैमरामैन बोलता था कि अरे नहीं हो पाएगा ये।
तो वो बोलते हैं कि आप डिसाइड मत करो, हम चलते हैं और हम डिसाइड करते हैं। जैसे कि योगी आदित्यनाथ की फैमिली का, योगी आदित्यनाथ उस दिन चीफ मिनिस्टर बने थे, मुझे लगता है आपको याद होगा। तो मैं उनकी फैमिली का इंटरव्यू करने के लिए गई थी और हमको एग्जैक्टली नहीं पता कि वो गाँव कौन सा है। अब तो सबको पता है कि भाई पंचूर गाँव है और सब कुछ है। उस समय एग्जैक्टली लोगों को लोकेशन नहीं पता था। तो मेरे कैमरामैन ने मुझे कहा कि अरे नहीं मिलेगा, मतलब कहाँ ही मिलेगा, अब रात को 3 बजे हम देहरादून से चले थे। उन्होंने कहा कि कहाँ ढूँढते-ढूँढते चलेंगे, अब कोई किसी को पता थोड़ी चलेगा। मैंने कहा नहीं, आज हम यही करेंगे। आज हम निकलेंगे ऋषिकेश की साइड से, मतलब जो उनका गाँव की तरफ है, और हम हर एक आदमी से पूछेंगे, जो हमको मिलेगा, हम उस आदमी से पूछेंगे कि उनका घर का पता कहाँ है। मैंने कहा कोई ना कोई कभी ना कभी तो बता ही देगा। तो हमको पहली बारी में मिल गया, हम रास्ते में गुज़र रहे थे, हमने पूछा, उन्होंने कहा अच्छा उनका घर? उनका घर पंचूर में ना, आप यहाँ पर जाओगे, वहाँ पर मिल जाएगा आपको, मैं आपके साथ चलता हूँ। उसने हमको बता दिया। तो वही है कि जो वो कहा जाता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, वो एक्चुअली में ट्रू होता है कि नहीं, मतलब आपको नहीं, दूसरे का नहीं सुनना है। जब आप उस काम को करोगे और आपका नहीं होगा, तब आपको लगेगा अच्छा नहीं होना था, अच्छा नहीं हुआ, तब कोई बात नहीं। लेकिन ये मेरे मतलब कुछ फंडे हैं कि जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल से समझाया ना, कि दूसरे की नहीं से नहीं सुनना हाँ है और जो डिसाइड कर लिया वो करना है। हाँ, मतलब जो कर सकते हैं आप, अपने जो अवसर हैं उनको छीन भी सकते हैं कि नहीं, मुझे मुझे चाहिए, ये मौका मुझे चाहिए। तो ये बड़ी साहस की बात है, वरना हर लोग जो हैं दूसरे, कई लोगों का करियर दूसरे लोग तय करते हैं, ये भी बड़ा गड़बड़ है। अच्छा, हुँ। मैं अभी आपने बताया मुझे कि कोटद्वार का जो पहाड़ी होगा वो विनोद नगर वाला पहाड़ी, और उसके कंपेयर किया आपने कि वो ज़्यादा घनघोर पहाड़ी होगा, ज़्यादा घनघोर कट्टर पहाड़ी हाँ। होगा टाइप का। तो एक जो है पहाड़ी जो प्रवासी है वो खुदेड़ होता है ना बड़ा, तो उसको हुँ। अपनी स्टेट और अपनी मातृभूमि को लेकर उसके बड़ी हसरतें होती हैं, बड़ी फीलिंग्स होती हैं। जैसे हम दिल्ली में, हमारी अलग फीलिंग है। श्रेया बोगना तो हमसे बहुत दूर हैं, बहुत इतने दूर वाली पहाड़ी हैं। तो श्रेया बोगना अपनी स्टेट के बारे में, अपनी मातृभूमि के बारे में क्या फीलिंग रखती है, क्या हसरतें रखती हैं, क्या चीज़ें कचोटती हैं कि यार ये नहीं हो पा रहा है वहाँ पे, या ये कुछ है ऐसी अभी फीलिंग इतनी दूर रह के? बिल्कुल है। और मुझे लगता है कि ये आपने सवाल पूछा है ना, मुझे लगता है कि ये सवाल पूछा ही इसलिए गया है क्योंकि हम सबके मन में वो सवाल होता है कि मतलब मेरी एक दोस्त थी, वो असम की थी, और मुझे लगता है कि क्योंकि वो भी पहाड़ी क्षेत्र से आती थी, नॉर्थ ईस्ट से आती थी, तो हम बहुत कनेक्ट कर पाते थे। तो उसने मुझसे बहुत पहले कहा था, जब वो मतलब 2012 की बात है, मतलब आज से कितने साल पुरानी बात हो गई अब तो। तो 12 में भी नहीं, मतलब द 10-12 में उसने कहा था कि मुझे ना वापस असम जाना है। मैं नहीं बनी हूँ बड़े शहरों के लिए। मैं गुवाहाटी वापस चली जाऊँगी। और वो 2016-वोला में चली भी गई। मतलब उसने फिर वहीं अपना करियर करियर बनाया, सब कुछ वहीं बनाया। तो वो जो बात थी ना, जो हमारा कन्वर्सेशन हो रहा था, तो मैंने उसको भी यही कहा था। मैंने कहा कि हाँ, मैंने कहा मैं कहीं भी रहूँ, कितना भी एक्सपीरियंस वो करूँ, शायद पहाड़ी के मन में या तो वो जाए, ना जाए, लेकिन उसके साथ यही होता है कि अंत में उसे पहाड़ी जाना है। तो ये मतलब मेरे उसमें भी है कि चाहे वो जीवन के अंत में हो, करियर के अंत में हो, या कुछ भी हो, लेकिन वो है कि जाना पहाड़ में ही है। और मुझे लगता है सबकी हसरत भी वही होती है कि चाहे मेरा ननिहाल हो, चाहे मेरा अपना गाँव हो, वहाँ पर एक छोटा-सा घर बना के और वहीं रहूँगी। और लोगों की ये सब हसरतें चीज़ें तो होती हैं। लोगों की हसरतें तो होती हैं कि विदेश जाके बसे, वहीं रहें, वहीं के निवासी हो जाएं। श्रेया बोगना बताइए, ब्रिटेन लंदन में जाके बोल रही है कि मुझे जो है वापस गांव में जाना, चाहे बुढ़ापे में जाना पड़े। ये क्या चक्कर नहीं, है? नहीं, कभी भी हाँ, नहीं, कभी भी जाओ, लेकिन ब बाहर मतलब अपने 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 मुल्क में जाओ, अपने घर पे जाओ, वहीं पर ही रहो, क्योंकि लोगों ने, क्योंकि सर मैंने यहाँ पर भी देखा है कि जितने पहाड़ी हैं ना, जितने सब लोग हैं, उन सब लोगों ने यहाँ पर अपना छोटा-सा पहाड़ बना लिया है। वो इतने नॉ हम सब इतने नॉस्टैल्जिक होते हैं। जैसे मैंने आपको ना कहा ना कि आपको विनोद नगर का पहाड़ी ज़्यादा कट्टर पहाड़ी दिखेगा देहरादून के पहाड़ी से या कोटद्वार के पहाड़ी से। तो वो होता है कि यहाँ पर भी सब लोग जो हैं वो कोई छोटा-सा फंक्शन होता है या कुछ होता है, सब अपनी नथ और गुलोबंद पहन के, अपनी अपनी साड़ियाँ-वाड़ियाँ पहन के सब एकदम तैयार होते हैं। आदमी लोग जो हैं, यहाँ पर पहाड़ी टोपी मिलती है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन आपको पहाड़ी टोपी, जो देहरादून की जो पहाड़ी टोपी होती है, वो भी यहाँ पर मिल जाती है आसानी से। तो सब लोग मतलब अपने अपने उसको लेकर, और यहाँ पर जब मैं पिछले साल जब वो धारी देवी डोली यात्रा में गई, तो जितने पहाड़ी थे, सबने अपने गाँव में एक-एक अपने घर बना रखे हैं। और सबका यही है कि जीवन के अंत में हम सब अपने-अपने घर चले जाएँगे। मतलब एक एक पॉइंट आएगा जब हम अपने घर चले जाएँगे। और कई लोग हैं जो ब्रिटिश सिटिज़नशिप रखते भी हैं, लेकिन वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने अपने गाँव में पूजा कराते हैं। एक तो मुझे लगता है कि सबको वो होगा कि वो जून के महीने में जो हाँ, हर गाँव में पूजाएँ होने लग गई हैं।
तो वो जाते हैं, सब हाँ, अपने अपने घरों में पूजाएं कराते हैं। तो वो है देवता अभी कुछ देवता दिनों में पहले जाने ही के। मैं, अरे मैं आपको बताती हूँ ना, वो जब मैं गए थे तो उनमें से कोई बात कर रहा था कि हाँ उनकी कोई बेटी है जो 17-18 साल की है, ब्रिटिश है, अंग्रेजी ही बोलती है, उसको हिंदी नहीं आती, वो नहीं आती, उसका छौल पुजाने जा रहे थे वो। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये कौन से गाड़ गधेरे में गिरी। इसको कौन से गाड़ गधेरे में लगा। तो या मतलब आप पहाड़ी रहोगे, उसको छौल भी लगेगा, उसको मसाण भी लगेगा, उसको सब लगेगा। वो 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 चाहे वो ऋषि सुनक से बात कर रहा हो, लेकिन वो जाएगा अपने गाँव में अपने मसाण को जाने के लिए। तो मतलब ये, हाँ तो वो मुझसे मतलब पूछ मतलब, हाँ लंदन में भी जो है छाव छाव पीटना पड़ रहा है। सब लोग अपना छौल बजाते हैं। मतलब ये तो आप अपने मन से चाहे आप लोगों को बोले कि आप लेबर पार्टी से हैं, आप कंजर्वेटिव पार्टी से हैं, जो जो ब्रिटेन में होती है, लेकिन आप कुछ भी हो, लेकिन आप हो पहाड़ी। मतलब वो जब अपने वहां पर जाएगा तो वो पुछेरे से भी अपना अपना जीवन पूछेगा, वो अपने बच्चों का छौल भी पुजवाएगा, वो मसाण भी पुजवाएगा, वो जागर भी लगाएगा, वो सब करेगा। और चाहे वो जो होता है ना कि एक आवरण जो होता है जो बाकी लोगों के लिए देसी जो हम बोलते हैं, उनके लिए वो चाहे वो कुछ अलग तरीके की बात करेगा, लेकिन जो पहाड़ी होता है, जो अपने पहाड़ में आता है, तो वो अपने अलग तरीके का आदमी होता है। मतलब उसको वो जैसे मैंने कहा ना कि उसको जख्या भी चाहिए, उसको भंगलू भी हाँ। चाहिए, उसको उसको अपना चीजें अपना पिसवा के जो चीजें अपनी ले जानी है, तो यहाँ वो है, वो सबके साथ है, और सिर्फ मेरे साथ नहीं है। तो यहाँ पर लोग 80 से रह रहे हैं, 90 से रह रहे हैं, उनकी भी सबकी सेम कहानी है। और एक एक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर मुझे एक शख्स मिले, वो 82 में या 84 में यहाँ पर आ गए थे। तो वो होटल इंडस्ट्री में है। तो वो बताते हैं कि कितने भी पहाड़ी हो, मतलब वो खुद ही बताते हैं कि वो मैले मुल्क के थे, मतलब मैले मुल्क जिनको नहीं पता कि मतलब वो रुद्रप्रयाग और चमोली वाले साइड के थे। तो वो बताते हैं कि उनकी चमोली और रुद्रप्रयाग से जितने लोग आते थे, जिनको वो जानते नहीं थे, पहचानते थे, जो उनकी कास्ट के नहीं थे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने घर में उनको महीनों महीनों अपनी जगह देते थे कि नहीं ये पहाड़ी है ना, मतलब आप सिर्फ ये बोलो कि मैं पहाड़ी हूँ, और मतलब मुझे यहाँ पर काम ढूंढना है, तो वो अपने साथ रखते थे उनको। आपको सिर्फ ये बोलना है कि आप पहाड़ी हो। मतलब हमारे साथ ही ये हुआ कि वो हमको भी कह रहे थे कि आप बताओ, आपको कोई किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए होगी, हम हैं, हमारे घर पे रहो। हम उसी दिन मिल रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन वो जो आपका जो पहाड़ी वो होता है ना कि नहीं नहीं ये पहाड़ी है, ये मेरे पहाड़ से है, तो वो बहुत स्ट्रांग होता है। और मुझे लगता है कि जब आप विदेश में तो जाते हो तो वो बहुत और स्ट्रांग हो जाता है। तो विदेश में मतलब जब गई आप और आपके हस्बैंड, तो वहाँ पे कैसे मतलब पहाड़ की कम्युनिटी से कैसे कनेक्ट हुए, क्या किया? मैं जैसे ही यहाँ पर पहुंची, और उसके मुझे लगता है दूसरे या तीसरे ही दिन मैंने सबसे पहले फेसबुक में टाइप किया उत्तराखंड इन लंदन। तो जैसे ही मैंने उत्तराखंड इन लंदन टाइप किया, तो वैसे ही मेरे मेरे सामने 2 या 3 पेजेस खुल के आ गए। तो उसमें सबसे ज्यादा जिसमें लोग थे, शायद 73,000 या 84,000 लोग थे। तो मैंने तुरंत अच्छा। से उसको ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा जहां पर इतनी बड़ी कम्युनिटी है, तो वहां पर मतलब ज्वाइन करते हैं। और जैसे ही उनका वो आया कि हम लोग एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि धारी देवी डोली यात्रा, तो हम वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आप लोग आइए। और बहुत ही मिनिमम फीस थी, 10 पाउंड या 20 पाउंड की कोई फीस थी। तो आप मतलब उस फीस के साथ आप लंच भी, डिनर भी, और ये भी होगा, वो भी होगा। तो हम वहां पर गए, और वहां जो माहौल था, आपको लगेगा ही नहीं कि ये लंदन है। आपको लगेगा कि मैं श्रीनगर में या पौड़ी में या किसी मतलब मेले में यहाँ पर आ गई हूँ। बिल्कुल वैसे ही माहौल था। अच्छा। हुँ। तो बिल्कुल वैसे ही तो माहौल रहता है, बिल्कुल लोग अपने अटायर में रहते हैं, बिल्कुल अपने पहाड़ी अंदाज़ में रहते हैं। इनफैक्ट वहाँ पर कहते थे, वहाँ पर पहाड़ी टोपी भी बिक रही थी, वहाँ मतलब सोने की नहीं थी, वैसी नकली जो थी, मतलब आर्टिफ़िशियल नथ मिल रही थी, बाकी सब चीज़ें भी मिल रही थी कि आप आइए और एन्जॉय कीजिए। तो वही मैंने कहा, हर पहाड़ी अपने साथ वो लेके चलता है। लेके चलता है, हाँ। तो श्रेया बोगना, आप जिस पृष्ठभूमि से हैं, जिस बैकग्राउंड से हैं, और अभी जहां आप हैं, दोनों सोसाइटीज में, दोनों के लाइफस्टाइल में, दोनों के जीवन में बहुत बड़ा फर्क है। तो श्रेया हुँ। बोगना क्या तालमेल बिठा पाई हैं उसके वहाँ के जीवन से, या वहाँ भी जो है पूरा पहाड़ चल रहा है? पहाड़ तो खैर मतलब पहाड़ तो हम अपने साथ जहां पर भी लेके जाए वहां चलेगा। जैसे मैं कहती हूँ, जैसे अगर मेरे पीछे आप ग्रीनरी भी देख रहे होंगे, तो हम यही बोलते हैं कि जैसे मेरी मम्मी पूछती है कि वहाँ मौसम कैसा है, तो मैं उनको यही बताती हूँ कि मम्मी बिल्कुल वैसे ही जैसे पौड़ी का होता है, बिल्कुल पौड़ी का मौसम है। और वाकई में पौड़ी ऐसा मौसम है। मतलब हम कोई भी चीज कंपेयर करेंगे तो हम हर चीज मतलब उसे करते हैं। जैसे यहाँ पर वो रेस्बेरीज मिलती हैं या ब्लूबेरीज मिलती हैं,
तो मेरी अम्मी ने कहा कि ब्लूबेरीज क्या होती हैं, मतलब क्या ये क्या है? तो मैंने कहा बिल्कुल किंगोड़ है मम्मी, बिल्कुल हिस्सर और किंगोड़ है वो। तो तो मतलब वही है कि आप कंपेयर भी बिल्कुल वही से ही करते हो कि यहाँ पर जैसे वाइल्ड बेरीज होती हैं, तो हमारे यहाँ में तो उनको वाइल्ड बेरीज ही बोलते हैं, मतलब हाँ हाँ जो हिस्सर हाँ और हाँ, किंगोड़ होते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर भी। हिसर किंगोर। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल झाड़ियों में बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ हिस्सर मिलते हैं, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसी झाड़ियाँ होती हैं, और वैसे ही उन झाड़ियों से वो हिस्सर और वो होता है। हालाँकि यहाँ पर लोग खाते नहीं है, पता नहीं क्यों? तो मैंने उसको तोड़ा नहीं। लेकिन लेकिन वैसी वो हिस्सर, वैसी वो किंगोर जो है, वो बिल्कुल वैसे ही मिलते हैं, जैसे हमारे हमारे गाँव में होते हैं। अ, रही बात कि हम कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, सब कुछ चीज़ें कर रहे हैं। एक चीज़ जो मतलब मैं विदेशों में पाती हूँ सर, क्योंकि शायद यूके एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंडियंस जो है ना वो बहुत सालों से आ रहे हैं, मतलब 18th सेंचुरी से 17th सेंचुरी से आ रहे हैं। तो यहाँ पर यूएस की तरह नहीं है कि रेसिज्म बहुत ज्यादा हो, कि आपको कोई रेशियल कमेंट करे ये करे। यहाँ पर लोग अडेप्ट हो गए हैं, मतलब यहाँ पर ब्राउन स्किन को देखना या दूसरी स्किन को देखने में लोग लोग उतना वो करते नहीं है। जैसे मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जातिगत भेदभाव ज्यादा होते हैं, रेदर देन यहाँ पर जो रेशियल, जिनको डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात कर रही हूँ, वो नहीं होते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर लोग जो हैं वो ज़्यादा सेंसिटाइज्ड है। जैसे मैंने आपको माइक्रो एग्रेशन की बात की ना, कि यहाँ पर आपको अगर अंग्रेज़ी समझ में नहीं आ रही है, कोई ऐसा शख्स गया है जिसको अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती है, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन की भी व्यवस्था होती है। मतलब अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, या अगर आप वो जा रहे हैं और आपको आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है, तो डॉक्टर जो है वो आपसे पूछेगा कि ठीक है, तो मैं आपके लिए ट्रांसलेटर बुलवा देता हूँ। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत सेंसिटाइज्ड हैं, कि मतलब इंडिया से ज़्यादा वो हैं, और लोगों को शायद वही है कि देखने की आदत भी बहुत ज़्यादा पहले से पड़ चुकी है, कि 100 साल, 150 साल, 200 सालों से लोग एक-दूसरे को देख रहे हैं ना, कि मल्टीकल्चरल सोसाइटी, मल्टीरेशियल सोसाइटी। और ये भी है, और सेंसिटाइज़्ड भी बहुत ज़्यादा है कि कौन-सा वर्ड किसको नहीं बोलना है। अब जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि कई बार तो एक टीवी एंकर ही है जिन्होंने मतलब कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर दिया जो नहीं होता है, कि किसी जातिगत भाषा का या वो वाला। यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। लोग बहुत सोच समझ के आपसे बात करेंगे कि आपको उनको क्या बोलना चाहिए, तो ये तो है ही। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई मुझे। और वहाँ वेदर के बारे में बड़ा सुनते हैं, लंदन के वेदर के बारे में। तो मैंने तो जैसे कोई आपने मेरे मेरे मित्र है। हुँ, हाँ। आपने मेरे पीछे ही देखा होगा, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, अभी यहाँ पर धूप आ गई, और अभी दोबारा थोड़ी देर बाद यहाँ पर बादल आ जाएँगे। तो लंदन का वेदर प्रेडिक्ट करना, मुझे लगता है कि मौसम विज्ञान भी नहीं कर सकता यहाँ पर। लंदन का जो जिस तरीके का वेदर होता है। लेकिन मैं अपने जो मेरे भारतीय दर्शक हैं और मेरे पहाड़ी दर्शक हैं, और जो यहाँ रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, गुड़गाँव में रह रहे हैं, नोएडा में रह रहे हैं, उनको मैं ज़्यादा इस बारे में बात करके थोड़ा-सा वो नहीं करूँगी, जलाऊँगी नहीं। कि मैं बस स्वेटर जो है वो मैंने साइड में ही रखा हुआ था। मुझे लगा कि मैं स्वेटर पहन लूँगी। लेकिन मैंने उतार दिया, मैंने कहा कि किसको ही ऐसा ना हो जाए, किसी को ऑफेंस लग जाए, कि अरे देखो, यहाँ पर हम गर्मी से हालत खराब हो रही है और उसने स्वेटर पहना हुआ है। मैंने वाक़ई में स्वेटर इसलिए नहीं पहना हुआ है, कि मुझे लगा कि हम दोनों के दोनों एक जैसे लगे। तो वहाँ पे सुना था कि धूप बहुत देर तक रहती है, क्या रहता है, कैसे लंदन के बारे में? हाँ, आजकल जो मैंने कहा ना समर टाइम जो होता है। अच्छा, मेरे कुछ दर्शक जिनको नहीं भी पता होगा, उनको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। हो सकता है ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है। यूरोप में, और मतलब पूरे यूरोपियन जो यूनियन है, और अब तो उसका हिस्सा नहीं है यूके, लेकिन यहाँ पर 2 समय होते हैं। एक समर टाइम होता है और एक विंटर टाइम होता है। तो समर टाइम जो होता है, उसमें आपके और हमारे बीच में जो समय का जो डिफरेंस है, वो 4.5 घंटा होता है। और जब यही अक्टूबर का मौसम आ जाएगा, अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक, वो बदल जाएगा और 5.5 घंटा हो जाएगा। यानी कि क्लॉक जो है वो 1 घंटा आगे बढ़ जाती है, पीछे हो जाती है। एक तो ये है। और दूसरा जो आपने कहा कि समय, सुबह अभी ये जो समर टाइम चल रहा है, तो इस समय सुबह हो जाती है करीबन 5 बजे, और रात को 10 या 11 बजे तक, मतलब मैक्सिमम 10-11 बजे तक शाम बिल्कुल वैसी ही रहती है। मतलब बिल्कुल शाम रहती है रात के 10-11 बजे तक भी। तो वही है कि आप एकदम आराम से घूमो। लेकिन ये तो आपने इसका पूछा, लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं, तो वही जो धूप जो जिसके दर्शन अभी बड़े प्यारे-प्यारे से इस समय हो रहे होते हैं, वो आपको सबसे कम मिल रही होती है। 8 बजे जो होती है वो सुबह होती है, और शाम के 3 या 4 बजे रात भी हो जाती है। ओह, लंबी रातें तो होती उसे हैं। इसे यहाँ पर विंटर डिप्रेशन भी कहते हैं वहाँ पर, क्योंकि आप उजाला नहीं देख रहे हो, तो यहाँ पर बहुत लोगों को विंटर डिप्रेशन भी हो जाता है सर्दियों के मौसम में। अच्छा श्रेया, आप ब्रिटेन में है, लंदन में है, एक कामकाजी महिला के लिए वहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट है, जैसे कैसा माहौल है? आपने तो भिन्न किस्म का माहौल देखा ही है यहाँ इंडिया में।
तो वहाँ कैसा माहौल है काम काजी जो महिला हैं जैसे आप हैं? मैं आपको ना एक एग्जांपल दूंगी। मुझे लगता है क्योंकि मैं चीजें ना बड़े एग्जांपल से समझती हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी शायद एग्जांपल से समझे। जहाँ मैं अभी काम कर रही हूँ, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, वहां पर एक पोस्ट होती है एडजुडिकेटर की। तो एडजुडिकेटर क्या होते हैं कि जो रिकॉर्ड्स जो बनते हैं ना, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, उसमें जो आपको सर्टिफिकेट पकड़ाते हैं, जो कि आपको, आपने देखा होगा कई बार एक एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की एक कोट पहने या स्कर्ट पहने या पैंट पहने हुए एक महिला या पुरुष जो होते हैं, वो आपको एक सर्टिफिकेट पकड़ा रहे होते हैं, तो उनको एडजुडिकेटर कहते हैं। तो एक महिला है, वो जर्मनी में रहती है, और उनको कहीं वो अभी मैटरनिटी लीव से आई है, मतलब वो उनका बच्चा जो है वो 1 डेढ़ साल का होगा, तो उनको कहीं जाना था, मतलब किसी एडजुडिकेशन पे उनको जाना था। तो दो चीजें जो आपने कामकाजी महिलाओं के लिए बात बोली, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने कंपनी को बोला कि अब मैं काम के लिए आ सकती हूँ, तो आप मुझे प्लीज काम पे भेजिएगा। तो कंपनी ने तुरंत जो पहला ही मतलब उनके पास इवेंट आया, उस महिला को कंसीडर किया, क्योंकि अब ये मतलब हमको जो महिलाएं जिन्होंने बच्चे अभी मतलब पैदा किया है और वो काम के लिए आना चाहती है, मेन काम में आगे बढ़ना चाहती है, तो हमको इनको मौका मौका देना चाहिए, और पहला काम उन्हीं को दिया। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो आपको लगेगा कि चलो ये तो हमारे यहाँ भी हो सकता है। दूसरा काम जो कंपनी ने किया वो ये कि जब महिला ने कहा कि मुझे, मतलब वैसे तो मैं उसको ब्रेस्ट फीड नहीं कर रही हूँ अभी, लेकिन मुझे अपना बच्चा अपने साथ रखना है क्योंकि मुझे उसकी याद आएगी। 2 दिन का काम था, सिर्फ 2 दिन का, ठीक है। उसने कहा मुझे उसकी याद आएगी, तो कंपनी ने उसके लिए नहीं, उसकी नैनी के लिए और उसके बच्चे के लिए, दोनों के लिए बिजनेस क्लास का टिकट भी किया जहां उसको भेजना था, और उसके होटल की व्यवस्था भी की। कंपनी का ये कहना था कि बच्चा या माँ दोनों अपने काम की वजह से अलग नहीं होने चाहिए। जब हम भेज सकते हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम महिला को भेजेंगे ताकि वो अपने काम से मना ना करे, ताकि वो और प्रेरित हो काम करने के लिए। तो उन दोनों का मतलब नैनी का भी, बच्चे का भी, महिला का भी। तो आप इससे समझ पाएंगे शायद जो मैं कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर वर्क फोर्स में लाना महिलाओं के लिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इनफैक्ट यहाँ पर कई कंपनीज हैं, सरकार है, जो कि जब महिलाओं ने अपने बच्चे को जन्म दिया है और उसके बाद वो मतलब उसके बाद वो वर्कफोर्स में नहीं आ रही होती है 5-6 साल बच्चे को टेक केयर करने के लिए, उनके लिए अलग से विंग बनाया हुआ है। उनके लिए अलग से विंग बनाया हुआ है ताकि वर्क फोर्स में वो महिलाएं जिन्होंने 5-6 साल से काम छोड़ दिया है, उनको वर्क फोर्स में दोबारा लाया जा सके। दूसरी बात यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग होती है, वो होती है नेशनल करियर सर्विस। नेशनल करियर सर्विस में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है और आपकी बाकायदा काउंसलिंग होगी। आपको बाकायदा आपसे पूछा जाएगा कि आपकी कौन-कौन सी स्किल्स हैं, आपको क्या काम करना है, कितने घंटे आप काम कर सकते हैं, क्या आपको अपना बच्चा डे केयर में छोड़ना पड़ेगा, क्या आपको अपने बच्चे को मतलब जब तक आपका पार्टनर आपका बच्चा देख रहा है, तब तक आप कितने घंटे तक दे सकती हैं, वर्क फ्रॉम होम ही करना है या मतलब हाइब्रिड करना है या ऑफिस जाना है। इस तरीके का मतलब यहाँ पर चीज़ों को मतलब दिया गया है, और जैसे आपने शुरुआत में ही कह दिया था कि मतलब इंसानों को बड़ी अहमियत दी जाती है, पर्सनल लाइफ को बड़ी अहमियत दी जाती है। तो मुझे लगता है कि इन 2 चीज़ों से, 2 एग्ज़ाम्पल से, या जो मैंने कहा ना कि वो एडजुडिकेटर जो है, उसके एग्ज़ाम्पल से मुझे लगता है कि आप समझ जाएँगे। मैं चाहती हूँ कि इसमें आप भी टिप्पणी करें कि आप क्या बोलेंगे इस पे? नहीं, वह जो मैंने शुरुआत में टिप्पणी की थी वही थी मुझे कि जीवन कितना महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए, इंसान कितना महत्वपूर्ण है, यही बड़ी बात है, वरना हम तो मशीन बने हुए हैं। बहरहाल तो मैं ये मतलब मुझे लग रहा है कि श्रेया बोगड़ा बहुत इंजॉय कर रही हैं लंदन को, मतलब ऐसा लग रहा है। हुँ, सर एन्जॉय तो नहीं, मैंने कहा ना कि अगर आप मुझसे 6 महीने पहले या थोड़े महीनों पहले पूछते तो शायद मैं लंदन को गाली दे रही होती कि यहाँ पर तो ऐसा भी नहीं है, मौसम ऐसा खराब हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बहुत खराब है, जैसे कि मैं अभी भी बोलूँगी कि यहाँ का जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज़ हैं, एनएचएस जिसे कहते हैं, वो बहुत खराब है। उसमें बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। अगर आपको छोटी-मोटी बीमारी है, जैसे कि किसी को बुखार हो गया या किसी के पैर पे चोट लग गई या वो लग गया, तो हमारे यहाँ ऐसे बहुत क्लिनिक्स होते हैं कि आप बगल के क्लिनिक में चले गए, आप किसी बगल के हॉस्पिटल में चले गए, यहाँ चले गए, यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएँ नहीं है। आपको अपॉइंटमेंट्स भी बहुत हफ्तों-हफ्तों में मिलता है, महीनों में मिलता है इनफैक्ट, और छोटी-छोटी बीमारियों के लिए तो यहाँ मिलता ही नहीं है। टैक्स बहुत ज़्यादा है, मतलब आपकी सैलरी का 40%, 50%, 60% सरकार आपसे ले लेती है। जो इमिग्रेंट्स हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं, जिनके पास इंडियन पासपोर्ट धारक जो लोग हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत है कि आपको पब्लिक फंड्स नहीं मिलते हैं, कि अगर किसी का बच्चा हो गया और वो अभी मतलब इसी पे ही है, मतलब ये वीज़ा पे ही है, तो उनको चाइल्ड केयर सपोर्ट नहीं मिलता है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। मतलब जैसे मैंने कहा ना कि स्वास्थ्य तो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन वो उसके लिए भी आपको हफ्तों का वेट हो जाता है। लेकिन इसका फ्लिप पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है,
जैसे कि आपको कैंसर डिटेक्ट हो गया या आपकी किडनी खराब हो गई, तो सरकार उतनी ही तेज़ी के साथ आपके साथ काम करती है, आपके लिए काम करती है। और मतलब इतना महँगा-महँगा जो आपका मतलब ये जो इतनी महँगी ट्रीटमेंट होती है, वो बहुत सस्ते में हो जाती है। एजुकेशन यहाँ पर फ्री है, पूरी की पूरी फ्री है। मतलब आपकी 12th जैसे हमारे 12th होता है यहाँ पर हाई स्कूल उसे कहते हैं, तो वहाँ पर तक पूरी की पूरी फ्री होती है, ये सब चीज़ें। लेकिन वही है कि कोई भी देश परफेक्ट तो होता नहीं है और मतलब अपना पहाड़ तो याद आएगा ही, अपने पहाड़ की चीज़ें भी याद आती हैं, अपना घर याद आता है, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि ठीक है, यहाँ पर छोटा-सा पहाड़ जो है जैसे लोगों ने बसा रखा है, तो लोग यहाँ पर भी बसाते हैं। लंदन के मौसम को बिल्कुल पौड़ी से कंपेयर करते हैं और चीज़ें बहुत समझ में भी आती हैं कि क्यों अंग्रेज़ों ने अपनी जो छोटे-छोटे जो मसूरी को या पौड़ी को या ही शिमला को बसाया था, वो शायद इसीलिए बसाया रहा होगा क्योंकि बहुत रिलेटेबल है। आपस में बहुत चीज़ें इनकी बहुत रिलेटेबल है कि मौसम बिल्कुल वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है। इन्होंने बिल्कुल वैसी जैसे मॉल रोड है शिमला का या मसूरी का, वो बिल्कुल यहाँ की हाई स्ट्रीट से मिलता-जुलता है। तो ये सब चीज़ें भी हैं कि सीखने को भी मिलती हैं कि अच्छा इसलिए ऐसा रहा होगा या इसलिए ऐसी चीज़ें वो रही होंगी, तो ये है। हाँ, तो बुराइयाँ तो आप देखिए मतलब सब में होती हैं। इतिहास के साथ चलते हैं, आप एकदम जो है को रिलेट करते हैं कि हाँ ये आपका मामला। हाँ, तो मतलब वो सब चीज़ें सीखने को श्रेया मिलती हैं, बोगड़ा को, बिल्कुल। हाँ हुँ। तो श्रेया बोगड़ा क्या यहाँ की जो टीवी इंडस्ट्री है, टीवी न्यूज़ वाला था जो जो हिस्सा आपके जीवन का है, जिसने हुँ। आपको एक नया मतलब जैसा भी एक्सपीरियंस था वो दिया, क्या उसको कहीं किसी जगह मिस करती हैं या नहीं करती हैं, या हो गई ये लो अपनी लकोटी कमरिया बहुत ही नाच नचाओ टाइप? ये ये बहुत बढ़िया था। नहीं, मुझे मुझे खुशी इस बात की होती है कि जब टीवी मीडिया को किसी सेक्शन के द्वारा जब गोदी मीडिया बोलना शुरू किया था, मैं उससे बहुत पहले निकल गई थी। तो इस बात का मुझे खुशी होती है कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि देखो 2019 तक ही थी मैं 2019 तक ही थी मैं, उसके बाद नहीं थी। तो मतलब मुझे मत बोलना तुम गोदी मीडिया। तो इस बात की खुशी होती है। मिस अगर आप बोलेंगे तो मिस नहीं करती हूँ क्योंकि जो लोग नहीं जानते होंगे और पता नहीं मैं मतलब आप इसे एडिट करेंगे या नहीं करेंगे, रखेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन टीवी इंडस्ट्री के साथ जो मेंटल प्रेशर आता है, वो हर बार जब लोकसभा चुनाव हो जाते हैं या लोकसभा चुनाव नहीं होते हैं या फिर मतलब किसी कंपनी को कोई खरीद लेता है और जिस तरीके का वो होता है ना हायरिंग फायरिंग का जो वो दौर चलता है और लोग इतना परेशान होते हैं। मेरे कलीग्स हैं जिनको मैं जानती हूँ अलग-अलग मतलब चैनल्स में काम करते हैं और जब वो परेशान होते हैं, जब अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं या वो छोटी-छोटी बातों में ये करते हैं कि मेरा लाइव था, कोई सीनियर आ गया, उसने वो मेरा लाइव ले लिया या मेरी खबर को उसने ऐसा कर दिया, ये कर दिया। तो जब मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ तो मुझे लगता है नहीं, नहीं, लोगों को पता भी नहीं है कि मेंटल पीस होता क्या है, जो इस वक़्त मेरे अंदर है। कह लो कि मैं गायब हूँ, मैं मिस्टर इंडिया बन जाऊँगी, कोई बात नहीं। पर पर मैं ठीक हूँ। पर मैं ठीक हूँ, मतलब मैं जहाँ हूँ मैं वो खुश हूँ, लेकिन वही है कि नेवर से नेवर मतलब आप हमेशा एक वो रखते हैं ना कि कभी कोई स्वर्ण काल आएगा या मतलब इवोल्यूशन होगा कि एक चीज़ ध्वस्त होके जब हो सकता है कि टीवी इंडस्ट्री भी फीनिक्स हो अपनी राख से दोबारा अगर उठेगा, तो क्या पता यू नेवर नो। विध्वंस से पुनर्निर्माण जो है, तो हाँ, तो क्या श्रेया पता। बोगड़ा ए बड़ा हुँ। बड़ा अच्छा लगा। एक तो जो है आप मिस्टर इंडिया थी तो मैंने ढूंढ लिया, वो मेरे पास तो मिस्टर इंडिया वाला वो ऐनक था, मैंने वो मुझे मिल गई कि हाँ ये है। और मजाक मजाक में काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई। मुझे लगता है हाँ, कि मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे लगता है कि कई लोगों को इंस्पायर करेगी ये बातचीत, और मेरा मकसद यही था बात करने का बेसिकली, क्योंकि आप एक छोटे से जगह से और वहाँ पहुँची हैं। तो श्रेया बोगड़ा आपको जीवन की इस यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। श्रेया बोगड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत ही मज़ा आया और मुझे लगता है कि करीबन 1 घंटे से ज़्यादा की हमारी जो बातचीत रही, उसमें मज़ा बहुत आया और बहुत सारी चीज़ें जो है, जो आप सोचते भी नहीं हो, आपने वो भी बोल दी होती हैं, तो उसमें भी और मज़ा आया। शुक्रिया, धन्यवाद श्रेया बोगड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।